हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वेद प्रकाश शर्मा के नॉवेल देवकांता संतति सीरीज़ के इशू 9 का 5वां बयान। शेर सिंह के पीछे ही लपकती हुई वह लौंडी भी बाहर निकल आई, जिसने अचानक आकर शेर सिंह के कान में न जाने क्या कहा था। उसकी बात सुनकर ही तो शेर सिंह ने वहाँ एक भी सायत न गंवाया और फौरन बाहर निकल गया। उनकी इस हरकत पर जहां सुरेंद्र सिंह, बंकम दास और मुन्ना लाल हक्के बक्के से रह गए, वहां गुरु घंटाल पाठक जान चुके हैं कि वह अग्निदत्त है। बड़ी गहरी मुस्कान के साथ मुस्कुरा उठा। कई साया तक तो कमरे में सन्नाटा रहा। तीनों का दिमाग यही सोच रहा था कि शेर सिंह को अचानक उस लौंडी ने क्या खबर दी जो वह इस तरह भागता चला गया। जब उनके दिमाग कुछ सोचने समझने की हालत में आए तो शेर सिंह के इस तरह चले जाने पर ही अपने अपने ख्याल जाहिर करने लगे। कोई आधे घंटे बाद शेर सिंह फिर वहां पहुंचा। इस बार उनके कंधे पर एक बेहोश जिस्म पड़ा था। उन तीनों में से किसी को बेहोश का चेहरा नहीं दिख रहा था। सो मुन्ना लाल बोला, क्या बात है शेर सिंह, ये किसे लिए चले आ रहे हो। ये मेरी लड़की है लक्ष्मी, शेर सिंह बोला। नज़र बाग में बेहोश पड़ी थी। क्यों? सुरेंद्र सिंह चौंक कर बोले, सब खैरियत तो है ना। जी नहीं, शेर सिंह ने लक्ष्मी को पलंग पर लिटाते हुए उनसे कहा। कोई कुमारी कांता का अपहरण करके ले गया है। शेर सिंह के अल्फाज सुरेंद्र सिंह की छाती में जैसे घूंसा बनकर लगे। वो एकदम कराह उठे। बंकम दास और मुन्ना लाल भी एकदम चौंक पड़े। काफ़ी देर तक तो सुरेंद्र सिंह अपनी हालत ही ना संभाल सके। जब वे संभले तो शेर सिंह से सवाल किया, तुम्हें ये कैसे पता लगा? क्या कुमारी के गायब होने का कोई मुख्तसर हाल जानते हो? अभी तो केवल इतना जानता हूँ कि अभी तो केवल इतना जानता हूँ जितना कि उस लौंडी और नज़रबाग के पहरेदारों से मालूम हुआ है। सबका यही कहना है कि इत्र बेचने वाला एक बूढ़ा व्यापारी आया था। लौंडी ने बताया कि कुमारी की तो इच्छा ही नहीं थी कि इत्र खरीदे, लेकिन लक्ष्मी ने ही दिल बहलाने के लिए जिद की। सो कांता ने व्यापारी को बाग में बुला लिया। लौंडी का कहना है कि व्यापारी को वहीं छोड़कर वह दरवाजे पर आ खड़ी हुई थी। थोड़ी देर बाद जिस हालत में, यानी कंधे पर गठरी डाले व्यापारी आया था, चला गया। लौंडी उस वक्त से पहले बाग में नहीं गई जब तक कि कुमारी का टहलने का वक्त पूरा नहीं हो गया। कुमारी को नज़रबाग से उनके कमरे तक पहुंचाने की आज इसी लौंडी की ड्यूटी थी। जब वह कुमारी को लेने बाग में पहुंची तो नहर के किनारे पर लक्ष्मी को बेहोश देखकर बदहवास हो गई। वह भागी हुई यहाँ आई और कांता के गायब होने की बात कही। नहर के किनारे जहाँ लक्ष्मी बेहोश पड़ी थी, वहाँ की हालत देखने पर मुझे पता लगा कि व्यापारी अपनी कटरी में कांता को लेकर चला गया। हाय! सुरेंद्र सिंह तड़प उठे। इतनी हिफाजत के बाद भी आखिर दुष्ट कांता को ले ही उड़े। इससे ज़्यादा मुख्तसर हाल शायद लक्ष्मी बयान कर सके। कहते हुए शेर सिंह ने बटुए से निकालकर बेहोश लक्ष्मी को लखलखा सुंघाया। जब वह होश में आई तो उसने वह सब कुछ बता दिया जो हमारे पाठक पिछले बयान के शुरू में ही पढ़ाएं। लक्ष्मी का बताया हुआ हाल सुनकर सभी को बड़ा ही रंज हुआ। गुरु घंटाल यानी अग्निदत्त अभी तक उसी हालत में चुपचाप पड़ा था। इनकी बातों में बोलने का कष्ट न करके वह बस मुस्कुराए जा रहा था। कांता के गायब होने के सबब से रह रहकर सुरेंद्र सिंह के मुंह से आहें निकल रही थीं और वे रंज कर रहे थे। गुरु घंटाल की तरफ इस बीच किसी को ध्यान ही नहीं रहा था। एकाएक उसने बोलकर सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। बोला, अब आप लोग ये ज़रूर जानना चाहेंगे कि कुमारी कांता को कौन ले गया है। सब ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। सुरेंद्र सिंह लपक कर उसके पास पहुंचे, बोले, क्या तुम्हें मालूम है? मेरे बटुए में सबसे ऊपर एक कागज़ पड़ा हुआ है, उसके पढ़ने से ये सारा भेद खुल जाएगा, अग्निदत्त ने कहा। सुरेंद्र सिंह ने खुद झपट कर वह कागज़ निकाल लिया और पढ़ा। लिखा था, प्यारे शेर सिंह, मेरे सलाम के साथ पहले टकराव में अपनी शिकस्त कबूल करो। मेरा मकसद भरतपुर से कांता को निकाल कर ले जाना है, सो ले जा रहा हूँ। तुमने बड़ा ही बुरा धोखा खाया है। जिस आदमी ने तुम्हें यह खत दिया है और जिसे गिरफ्तार करके तुम खुश हो रहे हो, वो देव सिंह नहीं बल्कि हमारा अय्यार है। मैं यानी देव सिंह अर्थात रानी देवकी का लड़का कांता को लिए जा रहा हूँ। अब कांता की शक्ल तुम्हारे देखने में तभी आएगी जब शंकर दत्त से इसकी शादी हो चुकी होगी। इस समय ज़्यादा लिखने का तो हमारे पास वक्त नहीं है। इतना ही लिखे देते हैं कि ये सब कुछ कैसे हो गया। ये सारा हाल तुम्हें हमारा अय्यार अग्निदत्त बता देगा। तुम्हारा दोस्त देव सिंह। खत पढ़ने के बाद तो सुरेंद्र सिंह के होश ही फाख्ता हो गए। जब शेर सिंह ने अग्निदत्त से पूछा तो अग्निदत्त ने बड़ी खूबी से बलराम और जसवंत सिंह से ताल्लुक़ रखने वाली बातें काट कर देव सिंह को बाकी सारी कार्रवाई बयान कर दी। सुनने के बाद कई साय तक शेर सिंह सोच में डूबा रहा, फिर धीरे से मुस्कुराकर बोला,
पहली बार कोई ऐसा अय्यार हमारा दुश्मन बना है जिससे बार बार टकराने में न केवल वाकई मज़ा आएगा, बल्कि हमें और उसे मालूम होगा कि अय्यारी किसे कहते हैं। खैर, अब ज़्यादा वक्त बातों में ख़राब करने का नहीं है, बल्कि काम का है। मुन्ना लाल, तुम ज़रा अग्निदत्त को हिफाजत से तहखाने में डालो। मुन्ना लाल ने अग्निदत्त को उसी हालत में उठाया और कमरे से बाहर चला गया। कुछ देर के सन्नाटे के बाद शेर सिंह ने बंकम दास की तरफ देखा और बोला, तुम्हारे आते ही यहाँ कुछ ऐसा बखेड़ा फैला है कि तुमसे आने का सबब पूछने का वक्त ही नहीं मिला। खैर, कहो, महाराज सूर्यजीत का क्या पैगाम लाए हो? पैगाम ही क्या है, बंकम दास बोला। वहाँ भी कुछ ऐसा ही बखेड़ा है। रानी देवकी के अय्यार बजरंग की लड़की नन्नी ने कुमार रमाकांत को बड़ा ही ज़बरदस्त धोखा दिया है, और इस समय कुमार रमाकांत रानी देवकी के यहाँ कैद है। ये कैसे हो गया? शेर सिंह बोला। कुमार रमाकांत भला नन्ही के जाल में फंसे ही क्यों कर? तुम तो जानते ही हो कि मैं और विष्णु सिंह यानी बंकम दास का दोस्त और सूर्यजीत का अय्यार दोनों ही कुमार रमाकांत के खास दोस्त हैं। वे अपने दिल की एक एक बात हमें बता देता है। उन्होंने बताया कि आजकल नन्ही से मेरी साठगांठ चल रही है। इतना बताते ही उन्होंने हमें टोका था कि कहीं तुम इस साठगांठ को मोहब्बत ना समझ बैठना। यूँ समझो कि इन दिनों नन्ही की एक कमज़ोर नस हमारे हाथ में है, और उससे हम एक ऐसी चीज़ हासिल करना चाहते हैं जो हमारे बहुत काम की है। हमारे ये पूछने पर कि नन्ही की वे कौन सी कमज़ोर नस उनके हाथ में और वे नन्ही से क्या हासिल करना चाहते हैं, उन्होंने जवाब दिया कि वक्त पड़ने पर वो बातें बता देंगे। हमने काफ़ी ज़िद की, मगर हमारी ज़िद कुछ काम ना आई। उन्होंने कहा कि रात में वे नन्ही से मिलने चंपानगर जाएंगे, तो हमें भी चलना है, मगर चलना इस ढंग से कि नन्ही को ये बिल्कुल भी मालूम ना हो कि हमारे साथ तुम दोनों भी हो। हम दोनों से उन्होंने ये भी कहा कि चाहे वे और नन्ही कुछ भी बात करते रहे, हम बीच में ना आए। हमें बिल्कुल इस तरह छुपे रहना जैसे कि वहाँ है ही नहीं। हम दोनों ने उनके हुक्म की तामील की और छिपे रहे। हमारे देखते ही देखते नन्ही झूठी सच्ची बातें बनाकर रमाकांत को उस शिवलिंग के रास्ते से जो फूल बना था ले गई। हमारे पाठकों को बखूबी याद होगा कि तीसरे भाग का 12वां बयान रमाकांत और नन्ही से ही ताल्लुक़ रखने वाला था। उसमें नन्ही ने रमाकांत से कैसी कैसी बातें मिलाईं, ये हमारे पाठक पीछे पढ़ी आए हैं। पाठकों को ये भी याद होगा कि जब आखिर में नन्ही रमाकांत को लेकर शिवलिंग में समा गई, तो चबूतरे के पीछे से दो नकाबपोश निकले थे, जिनकी आपस में होने वाली दो एक बातें भी वहाँ लिख दी थीं। इस वक्त पाठक समझ सकते हैं कि वे दोनों नकाबपोश बंकम दास और विष्णु सिंह ही हैं। तुमने छिपकर नन्ही और रमाकांत की बातें तो सुनी ही होंगी बंकम दास, शेर सिंह ने पूछा। जब बंकम दास ने उसके इस सवाल का जवाब हाँ में दिया, तो शेर सिंह ने उनकी बातें और वह सारा हाल मुख्तसर में पूछा। बंकम दास ने सब कुछ बता दिया, जिसे यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वह सारा हाल हम तीसरे भाग के 12वें बयान में लिखा है। यहाँ हम केवल वहाँ से आगे का हाल बयान करेंगे जो वहाँ लिखा है। बंकम दास शेर सिंह को बताने लगा। कुछ देर तक हम वहीं खड़े आपस में विचार विमर्श करते रहे कि अब हमें क्या करना चाहिए। हमें उनमें से नन्ही की एक भी बात ठीक नहीं जच रही थी जो उसने रमाकांत से की थी, मगर हम कर भी क्या सकते थे। रमाकांत ने हमें सामने आने या किसी भी तरह की कार्रवाई करने के लिए मना कर दिया था। हम दोनों ने यही फैसला किया कि कुछ देर तक यहीं बैठकर कुमार का इंतज़ार किया जाए। हमने ऐसा किया भी, लेकिन जैसे कि हमें उम्मीद थी कि कुमार या नन्ही में से कोई भी लौट कर नहीं आया। यहाँ तक कि इंतज़ार करते करते रात का आखिरी पहर भी खत्म होने को आया। अब हम ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकते थे, क्योंकि सुबह का उजाला हुआ ही चाहता था। हम दोनों ने खूब अच्छी तरह से उस शिवलिंग वाले चबूतरे के चारों ओर घूम घूम कर कोई ऐसी तरकीब लड़ाने की कोशिश की जिससे शिवलिंग वाला रास्ता खुल सके, मगर नाकाम रहे। सुबह का उजाला होने में अब कुछ ही देर बाकी थी। अब हमारे पास इस बात के अलावा कोई चारा नहीं था कि हम वापस लौट जाएं। हम वापस लौट तो पड़े, लेकिन सारे रास्ते इस ख्याल से दम सूखता रहा कि जब महाराज सूर्यजीत को यह मालूम होगा कि हमारी कितनी बड़ी मूर्खता के सबब से कुमार रमाकांत दुश्मनों के जंगल में फंस गए हैं, तो वो हमें किस कदर बुरा भला कहेंगे। कुमार के मुताबिक हम तीनों रात को चंपानगर पहुंच ही गए थे। राजा की तो बात ही दूर, हम तीनों के अलावा किसी चौथे आदमी को भी हमारे चंपानगर जाने की खबर न थी। और जब हम महाराज सूर्यजीत को सारी बातें नए सिरे से बताएंगे, तो उस वक्त गुस्से से महाराज का क्या हाल होगा। सीधी सी बात है कि हम कुमार को इस तरह गंवा कर जा रहे थे, तो फटकार तो सुननी ही थी। हकीकत तो अब सूर्यजीत को बतानी ही थी। खैर, हमने जाकर अपने महाराज को हकीकत बता दी। खूब ही फटकार पड़ी, करते क्या, गर्दन झुकाए खड़े रहे। फिर हमें ही कुमार को रानी देवकी की कैद से निकालने का काम सौंपा गया। अब हमें किसी तरह कुमार को निकाल कर लाना था। अगली रात से मैंने और विष्णु सिंह ने अपनी कोशिश जारी कर दी। हम तरह तरह के भेष बनाकर चंपानगर और महल में घूमने लगे। इन दिनों में हमें रमाकांत का तो कोई पता नहीं लगा, लेकिन हाँ, इस देव सिंह वाली नई कहानी का ज़रूर पता लगा। हम लोग नन्ही की फिराक में थे,
हम समझते थे कि एक बार नन्ही पकड़ में आ जाए तो हमारा कुछ काम निकल सकता है। हमने बहुत कोशिश की किंतु नन्ही हमारे हाथ न लग सकी। तो इसका मतलब ये हुआ कि हकीकत में देव सिंह रानी देवकी का लड़का नहीं है, शेर सिंह ने कहा। और ना ही हकीकत में उसकी हमसे किसी तरह की दुश्मनी है। देवकी के अय्यारों ने उसे जाल में फंसाकर उसके दिमाग में ये बात डाल दी है कि वह देवकी का लड़का है और राजा सुरेंद्र सिंह उसका दुश्मन है, जबकि हकीकत यह है कि देव सिंह उन्हीं अंधे माता पिता का लड़का है। जी हाँ, उसके अंधे माता पिता को भी इन लोगों ने न जाने कहाँ कैद कर रखा है, बंकम दास ने बताया। उनकी जगह उस रात देव सिंह के घर पर भी सारा नाटक इनके ही अय्यारों ने किया था। देव सिंह के दिमाग में ये बात डाल दी कि सुरेंद्र सिंह के पिता ने उनको बचपन में ही अगवा करवा दिया था। आश्रम पर नाटक करके उसके दिमाग में ये बात डाली गई कि रक्त कथा भी सुरेंद्र सिंह के अय्यार ही ले गए। काफ़ी देर तक उनके बीच इसी तरह की बातें होती रहीं, यहाँ तक कि शेर सिंह को वह सारी हकीकत मालूम पड़ गई जो सब जानते हैं। सारा हाल बताने के बाद बंकम दास बोला, ये सब जानकारियाँ लेकर जब हम सूर्यजीत के पास पहुँचे और उन्हें सारी हकीकत बताई, तो उन्हें जहाँ इस बात की खुशी हुई कि हमने महाराज सुरेंद्र सिंह के खिलाफ चल रही एक साजिश का पता लगाया है, तो ये सुनकर रंज भी हुआ कि हम रमाकांत के बारे में भी पता नहीं लगा सके कि उन्हें कहाँ रखा गया है। उन्होंने हमारा सारा हाल सुनने के बाद मुझे हुक्म दिया कि ये सारी बातें यहाँ आकर महाराज सुरेंद्र सिंह को बता दूँ। उन्होंने महाराज से प्रार्थना भी की है कि रमाकांत को रानी देवकी की कैद से निकालने के लिए किसी अच्छे अय्यार को मुकर्रर किया जाए। बस यहाँ के लिए मैं यही पैगाम लाया था और यहाँ से कांता को ले जाने का काम देव सिंह ने चंद्रदत्त के लिए किया है। शेर सिंह कुछ सोचता हुआ बोला, इसका मतलब साफ है कि देवकी और चंद्रदत्त की कोई साठगांठ चल रही है। कुछ देर तक इसी तरह की बातें होती रहीं। अभी वे अपनी बातों में मशगूल ही थे कि बदहवास सा मुन्ना लाल कमरे में दाखिल हुआ। शेर सिंह के ये पूछने पर कि क्या हुआ, मुन्ना लाल ने जवाब दिया, गजब हो गया। क्या बात है, कुछ कहोगे भी? ये कहोगे भी क्या, यूं ही करते रहोगे? कैद खाने से चंद्रदत्त के अय्यार नलकू राम और सुखदेव गायब हैं, मुन्ना लाल बोला। जब मैं वहाँ पहुँचा तो देखता क्या हूँ कि बहुत से सिपाही गैलरी में बेहोश पड़े हैं और उस कोठरी का दरवाज़ा टूटा हुआ है जिसमें कि वो दोनों कैद थे। क्या तुमने उन बेहोश सिपाहियों में से किसी से कुछ बात की? शेर सिंह ने पूछा। जी हाँ, 2-3 सिपाहियों को होश में लाकर मैंने बात की। सबका कहना यही है कि उनमें से किसी को ये तक नहीं मालूम कि वे अचानक बेहोश कैसे हो गए। उनका कहना है कि वे मुस्तैदी के साथ पहरे पर खड़े थे। न जाने कैसे उन पर बेहोशी सी हावी होने लगी। जब तक वे ये समझे कि न जाने क्यों उन पर बेहोशी हावी होती जा रही है, उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी थी और वे सब बेहोश होकर लुढ़क गए। उनका कहना है कि जिस वक्त उन्हें होश आया तो उन्होंने मुझे अपने सामने पाया। उनमें से किसी को ये तक पता नहीं कि उनकी बेहोशी के आलम में वहाँ कितने लोग आए, नलकू सुखदेव को किस तरह निकाल कर ले गए। बड़ी तरद्दुद की बात है, शेर सिंह बोला। आज चारों तरफ से दुख की ही खबर मिल रही है और अग्निदत्त भी हमारे हाथ से निकल गया, मुन्ना लाल ने कहा। क्या? ये सुनकर तो शेर सिंह उछल ही पड़ा। ये भला कैसे हो गया? मेरी भी यही कहानी है जो इन सिपाहियों की है, मुन्ना लाल ने कहा। जिस वक्त मैं सिपाहियों को होश में लाकर पूछताछ कर रहा था, उस वक्त मैंने बंधे हुए अग्निदत्त को गैलरी के फर्श पर ही डाल दिया था। खुद ब खुद ही न जाने मुझ पर किस तरह की बेहोशी हावी होने लगी। जब तक मैं समझा तो देर हो चुकी थी। बेहोश होकर ज़मीन पर गिरते गिरते मैंने उन सिपाहियों को भी अपनी ही हालत में देखा जिन्हें होश में लाकर मैं पूछताछ कर रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे होश में लाया गया। होश में लाने वाले वे सिपाही थे जो उस वक्त से ही बेहोश थे जब से नलकू राम और सुखदेव गायब हुए। जिन सिपाहियों को होश में लाकर मैंने पूछताछ की और जो दोबारा मेरे साथ बेहोश हुए थे, वे अभी तक बेहोश ही पड़े थे। मुझे होश में लाने वाले वे सिपाही जिन्हें मैंने होश में नहीं लाया था, उनसे पूछताछ करने पर मालूम हुआ कि वे खुद ही होश में आए हैं और वहाँ मुझे भी बेहोशी के आलम में पड़ा देखकर उन्होंने सबसे पहले मुझे ही लखलखा सुनाया। उनकी बातें सुनकर मैं समझ गया कि इस गैलरी में मौजूद आदमियों को बेहोश करने के लिए दुश्मन जिस दवा का इस्तेमाल करते हैं उसका असर एक निश्चित वक्त तक रहता है। वे सिपाही जो पहले से ही बेहोश थे, वे उस निश्चित वक्त के बाद होश में आ गए थे। हम क्योंकि उनसे बाद में बेहोश हुए थे, यानी हमने अभी निश्चित वक्त पूरा नहीं किया था, इसलिए हमें होश में लाया गया। जब मैंने ज़मीन पर वह जगह देखी जहाँ अग्निदत्त को डाला था, तो वहाँ से अग्निदत्त को गायब पाया। उसकी जगह वहाँ एक कागज़ लिखा पड़ा था। कहते हुए मुन्ना लाल ने कागज़ शेर सिंह की तरफ बढ़ा दिया। शेर सिंह ने वह कागज़ लिया और खोल कर पढ़ा। लिखा था, प्यारे शेर सिंह, देव सिंह की ये दूसरी मांग कबूल करो। न केवल नलकू और सुखदेव को ही, बल्कि मैं अपने दोस्त अग्निदत्त को भी ले जा रहा हूँ। मेरे ख्याल से अब तुम्हारे पास हमारा कोई भी आदमी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ही एक आदमी हमारे पास है। ना ना ना, ये मत समझना कि मैं आदमी अल्फाज कुमारी के लिए इस्तेमाल कर रहा हूँ। कांता तो हमारे पास है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक तुम्हारा खास साथी हमारे कब्जे में है। वक्त पड़ने पर तो तुम्हें खुद खबर लगी जाएगी। खुद को अय्यार समझते हो तो पता लगा लो।
यह मैं जानता हूँ कि तुम एक अय्यार होगे भी क्यों नहीं। गुरु भूतेश्वर के खास शागिर्द रहे हो, मगर इसके साथ ये बात भी है कि अभी तक तुम छोटे मोटे अय्यारों से ही टकराते रहो, यानी कि अंधों में काना सरदार होने की कहावत पूरी करते हो। अय्यारी का मज़ा तो तब है जब सामने की टक्कर का अय्यार हो। अब हम तुम्हारे मुकाबले पर हैं, कुछ करके दिखाओ तो जाने। वैसे ये ज़रूर है कि तुमने एक गलत राजा की ताबेदारी कबूल की है। तुम्हारा राजा मेरा खास दुश्मन है, जिसने बचपन ही से मुझे मेरे माँ बाप से अलग रखा। तुम तो उसके खास अय्यार हो, सारी हकीकत जानते ही होगे, सो यहाँ लिखने से क्या हासिल। हाँ, इतना तो ज़रूरी लिख देते हैं कि वह रक्त कथा संभाल कर रखना, कहीं ऐसा ना हो कि नलकूराम सुखदेव और अग्निदत्त की तरह वह भी गायब हो जाए। शेर सिंह, इस खत के ज़रिए मेरा तुम्हारे लिए खुला चैलेंज है। अय्यारी का सामना होगा, ज़रूर होगा। तुम्हारा देव सिंह। ये खत पढ़कर शेर सिंह की आंखें लाल सुर्ख हो गईं। चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। जोश में उसने देव सिंह की इस चिट्ठी को मसल कर मुट्ठी में भींच लिया। उसकी यह हालत देखकर सभी समझ गए कि अब शेर सिंह कोई बड़ा ही बखेड़ा करेगा। उसने मुन्ना लाल से कहा, आओ हमारे साथ, ज़रा उन पहरेदारों से बात करते हैं जो नल को सुखदेव की कैद के बाहर थे। बाकी सब वहीं रह गए। मुन्ना लाल और शेर सिंह उन सिपाहियों के पास पहुंचे। शेर सिंह ने उनसे पूछताछ की तो वही पता लगा जो मुन्ना लाल उसे पहले ही बता चुका था, यानी उन लोगों का बयान था जिन लोगों से मुन्ना लाल ने होश में लाकर पूछताछ की थी। अचानक ही वे सारे पहरेदार बेहोश हो गए। होश में आए तो सामने मुन्ना लाल को देखा, जो अग्निदत्त को लेकर आए थे। अभी वह मुन्ना लाल से बात ही कर रहे थे कि दोबारा बेहोश हो गए। दोबारा होश में लाने वाले उनके ही साथी थे। मतलब ये कि उनसे पूछताछ के बाद शेर सिंह को कोई ऐसी नई बात का पता नहीं लग सका जिससे कि शेर सिंह आगे बढ़ सकता। मुन्ना लाल के साथ वह फिर उसी कमरे में आ गया। सुरेंद्र सिंह, लक्ष्मी और बंकम दास वहीं मौजूद थे। अब क्या करें शेर सिंह, सारे पास ही उल्टे पड़ रहे हैं। सुरेंद्र सिंह ने दुखी मन से कहा। घबराने की कोई बात नहीं है महाराज, शेर सिंह ने कहा। अभी बहुत सी बातें मेरे हाथ में हैं। अय्यारी में तो ये सब चलता ही रहता है। अगर गौर से देखा जाए तो देव सिंह ने ठीक ही लिखा है। अभी तक मैं अंधों में काना सरदार ही रहा हूँ। देव सिंह के रूप में मुझे अब एक ऐसा अय्यार मिला है जिससे टकराव में वाकई मज़ा आएगा। यह मानने की बात है कि देव सिंह भी किसी माई का ही बच्चा है। अगर दुनिया में शेर सिंह से टकराने वाला कोई अय्यार है तो वो देव सिंह ही है। मगर अब कुछ पता भी लगे कि तुम करोगी क्या। सुरेंद्र सिंह ने कहा, फिलहाल अब यहाँ भरतपुर में हमारा कोई काम नहीं है। शेर सिंह बोला, कांता को चंद्रदत्त की कैद से निकाल कर लाना इस वक्त सबसे ज़रूरी काम है। मैं राजगढ़ जा रहा हूँ। जिस तरह भी होगा मैं कांता को जल्दी वापस ले आऊँगा। मुन्ना लाल, मेरे बाद यहाँ की हिफाजत तुम्हारे हाथ होगी। हर वक्त सतर्क एवं सावधान रहना। पिताजी, लक्ष्मी बोली, क्या कुमारी को लेने मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ। हाँ, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, शेर सिंह ने कहा। इसके बाद कुछ देर तक और उन लोगों के बीच इसी तरह की बातें होती रही। फिर शेर सिंह उन सब से ये कहकर एक कमरे में चला गया कि आप सब यहीं मेरा इंतज़ार करें। जिस कमरे में वह गया था उस कमरे की खिड़की दरवाजे उसने बंद कर लिए। ये तो हम जानते हैं कि उस कमरे में शेर सिंह के अलावा कोई और नहीं था। कमरा लगभग आधे घंटे बंद रहा। इस बीच अंदर से किसी तरह की खटपट की आवाज़ भी नहीं आई। हम नहीं कह सकते कि इतनी देर शेर सिंह ने कमरे में क्या किया। हाँ, इतना ज़रूर मानते हैं कि जब वापस आया तो वो ऐसी उत्तेजनात्मक हालत में नहीं था जैसी मैं वह गया था। इस वक्त वह अपनी सामान्य हालत में नज़र आ रहा था। इस वक्त उससे किसी ने यह पूछने की हिम्मत भी नहीं की कि वह अंदर तकलीफ में क्या करने गया था। आते ही वह बोला, बस अब ज़्यादा देर करना हमारे लिए ठीक नहीं होगा। आओ बंगम दास, तुम भी हमारे साथ चलो। उनके उसके इन अल्फाजों के साथ मजलिस बर्खास्त हो गई। अब हम सबको छोड़कर यहाँ ज़रा मुन्ना लाल की कैफियत देखते हैं। इन लोगों से अलग होते ही मुन्ना लाल की चाल में तेज़ी आ गई। जल्दी वह जसवंत सिंह के कमरे में पहुंच गया। वहां इस वक्त जसवंत सिंह तो नहीं, हाँ बलराम सिंह ज़रूर लेटा हुआ था। मुन्ना लाल को आते देख बलराम पलंग से खड़ा हुआ और बोला, आओ दरोगा साहब, बहुत देर लगा दी। शेर सिंह के सबब से ही देर लग गई। मुन्ना लाल, जो असल में दारोगा जसवंत सिंह था, बोला, आधे घंटे तक तो अकेले कमरे में जाकर न जाने क्या करता रहा, सो उसी की वजह से देर हो गई। तो अब क्या पता लगा, बलराम सिंह ने पूछा। शेर सिंह ने सबसे पहले कौन सा काम करने का फैसला किया है? वो लक्ष्मी और बंकम दास को लेकर राजगढ़ गया है। सबसे पहला काम वो कांता को छुड़ाना समझता है, जसवंत सिंह ने बताया और फिर बात बदल कर बोला, खैर फिलहाल यहाँ से चलो, वहीं चलकर बाकी बातें करेंगे। इस तरह से वे दोनों उठ लिए। जसवंत सिंह अभी तक मुन्ना लाल के ही भेस में था। ज़्यादा फालतू बातें न लिख कर हम लिख देते हैं कि वे दोनों जंगल में उसी कुएं के पास पहुंच गए जहाँ का हाल पहले कई बार लिखा जा चुका है। वहाँ हीरामल, गहरी चंद, हरिराम और चंद्रसेन के अलावा नलकूराम, सुखदेव तथा अग्निदत्त भी मौजूद थे। इधर उधर की बातों के बाद उनके बीच काम की बातें शुरू हुई। मुन्ना लाल तो हिफाजत से कैद में है ना? जसवंत सिंह ने पूछा। जी हाँ, वह हिफाजत से है, हरिराम ने जवाब दिया। कांता को देव सिंह जी ले ही गए हैं। इस वक्त तो बाजी हमारे ही हाथ में।
अब तो बस आप ये बता दें कि हमारे लिए क्या हुक्म होता है। तुम और हीरामल फ़ौरन राजगढ़ चले जाओ, जसवंत सिंह ने कहा। वहीं तुम्हें देव सिंह मिलेंगे। उनके बाद से यहाँ होने वाली सारी बातों की जानकारी तुम्हें है ही। बस इस वक्त तुमसे छिपी हुई केवल एक ही बात है जो मैं तुम्हें बता देता हूँ। वह खबर तुम फ़ौरन देव सिंह को दे दो। वो क्या बात है? हीरामल ने पूछा। कांता को वापस लाने के मकसद से शेर सिंह अपनी लड़की लक्ष्मी और सूर्यजीत के अय्यर बंकम दास के साथ राजगढ़ की तरफ रवाना हो गया। वह राजगढ़ में पहुंचकर किसी भी वक्त नया हंगामा खड़ा कर सकता है। तुम्हारी खूबी ये होनी चाहिए कि तुम शेर सिंह से पहले राजगढ़ पहुंच जाओ और ये खबर पहले ही देव सिंह को दे दो। हाँ, बंकम दास के बारे में हमें अग्निदत्त ने बता दिया है, हीरामल बोला। वे कुमार रमाकांत के बारे में आए थे बताने आए थे मतलब। इस वजह से यहाँ से इसी वक्त मेरा भी चल देना लाजमी है, अग्निदत्त बोला। रानी देवकी को ये खबर देनी बहुत ही ज़रूरी है कि सूर्यजीत इस काम के लिए सुरेंद्र सिंह की मदद ले रहा है। और भी ऐसी बहुत सी खबरें हैं जो इस वक्त रानी देवकी तक पहुँचनी ही चाहिए, वरना इन चक्रों में उनकी सोची हुई सारी साजिश नाकाम हो जाएगी। इसी तरह की कुछ बातों के बाद ये तय हुआ कि हीरामल और हरीराम राजगढ़ की तरफ रवाना हों तथा अग्निदत्त चंपानगर की तरफ। अंत में जसवंत सिंह ने हीरामल से कहा, अभी ठहरो, ज़रा मैं देव सिंह के लिए कागज़ पर कुछ अल्फाज लिख दूँ। ये जाकर तुम देव सिंह को दे देना और कहना कि हमने दिया है। कहते हुए जसवंत सिंह ने कलम, दवात और कागज़ निकालने के लिए बटुए में हाथ डाला। उस वक्त वह चौंक पड़ा जब बटुए में सबसे ऊपर उसने एक तय किया हुआ कागज़ रखा पाया। उस कागज़ को वह बाहर निकाल कर देखता हुआ बोला, ये कहाँ से आ गया? हमारे पास तो था नहीं। कहते हुए उसने कागज़ खोला। कागज़ जसवंत सिंह ने ज़ोर ज़ोर से पढ़कर सुनाया। खत खत्म होते होते सबके होश फाख्ता हो गए। सबके चेहरे पीले पड़ गए और धड़कनें बढ़ गईं। वे एक दूसरे की आंखों में से खौफ जागता हुआ साफ देख रहे थे। कदाचित हमारे पाठक भी बेचैन होंगे, इसलिए पाठकों को भी वह खत पढ़ाए देते हैं। उसमें सबसे ऊपर लिखा था, ये खत जाकर अपने खैर को देव सिंह को दे देना। बस इस लाइन के नीचे से खत शुरू हुआ था, जो इस प्रकार था। प्यारे देव सिंह, मात नहीं शेर सिंह का महानता कबूल फरमाओ। मैं जान चुका हूँ कि हमारा कौन सा खास आदमी तुम्हारे कब्जे में है। मैं ये भी जान चुका हूँ कि इस वक्त मेरे साथ जो मुन्ना लाल है वो मुन्ना लाल नहीं, तुम्हारा ही कोई अय्यार है। मैं ये भी मान चुका हूँ कि नलकूराम, सुखदेव और अग्निदत्त को यहाँ से निकाल कर ले जाने में इसी का हाथ है। मैं चाहूँ तो इस वक्त इसे पकड़ भी सकता हूँ, क्योंकि बेचारे को अभी तक नहीं मालूम कि मैं उसे पहचान चुका हूँ। चाहूँ तो इसे यहीं गिरफ्तार करके नलकू, सुखदेव और अग्निदत्त को फिर हासिल करके तुम्हारी कामयाबी को नाकामयाबी में बदल सकता हूँ, मगर मैं ऐसा नहीं करूँगा। बोलो, है ना कलेजे का काम? बस ये खत इसके बटुए में डाल दे रहा हूँ, इसे पढ़ लेना और शेर सिंह से टकराने के लिए तैयार हो जाना। अब मैं तुम्हारे किसी छोटे मोटे चमचे पर हाथ नहीं डालूंगा। मैंने फैसला किया है कि तुम ही को पकड़ूंगा। बस अब ज़्यादा कुछ नहीं लिखूंगा। तुम्हारा शेर सिंह। छठा बयान। सत्यवती, तुम रात के इस वक्त अचानक अपने कमरे में खड़ी उस आकृति को देखते ही महारानी रूपमती के मुंह से निकला। खिड़की के पास खड़ी सत्यवती को देखकर महारानी बुरी तरह घबरा गई थी। यह आधी रात का वक्त था। रानी रूपमती अपने गद्देदार बिस्तर पर आराम से सोई हुई थी कि हवा के तेज झोंके से अचानक उनकी आंख खुल गई। आंख खुलते ही उन्होंने देखा कि उनके कमरे की एक खिड़की खुली हुई है। वहाँ एक औरत खड़ी थी, दूध जैसी सफ़ेद साड़ी में लिपटी हुई। वह सत्यवती थी, हरनाम सिंह की पत्नी। उसके माथे पर न बिंदिया थी, न मांग में सिंदूर, चूड़ीहीन हस्त, लंबे घने और काले बाल खुले हुए थे। खिड़की से आने वाले तेज हवा के झोंके बुरी तरह से उन बालों को उड़ा रहे थे। सत्यवती के बदन पर लिपटी सफ़ेद साड़ी हवा के थपेड़ों के साथ फर फर की आवाज़ पैदा कर रही थी। सत्यवती की लाल लाल आंखें बिस्तर पर पड़ी रूपमती पर ही जमी हुई थी। रूपमती को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे आंखें उसके कलेजे को फाड़ डालेंगी। रूपमती का हलक सूख गया। दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। चेहरे पर खौफ चमक रहा था। उसे देखते ही रूपमती ने उसे पुकारा था। उसने उस बात का भी कोई जवाब नहीं दिया। बस एक टक भयानक तरीके से वह रूपमती को घूरे जा रही थी। चेहरे पर ज़बरदस्त कठोरता विराजमान थी। रानी रूपमती इस कदर घबरा गई थी कि उनके मुंह से आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। अभी वह संभल भी नहीं पाई थी कि तेज़ हवा के झोंके से जलती हुई कंदील बुझ गई। रानी रूपमती के जिस्म में तो जैसे प्राणी नहीं थे। वह अपनी जगह पर चिपकी सी रह गई। कंदील बुझते ही 2-3 साय तक तो कमरे में गहनतम अंधकार छा गया। कुछ देर बाद आंखें अंधेरे में कुछ देखने लायक हुईं। रानी रूपमती ने देखा, खुली हुई खिड़की के पास अब भी सत्यवती खड़ी थी। सत्यवती, तुम स्नान गृह से कहाँ चली गई थी? रानी रूपमती ने हिम्मत करके पूछा। मगर सत्यवती की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, बल्कि वह धीरे धीरे कदम उठाकर रूपमती की तरफ आने लगी। रूपमती का तो जैसे दम ही निकला जा रहा था। वह सहम कर पीछे हटी, लेकिन कहाँ तक हटती।
बात की बात में सत्यवती का साया उनके बेहद करीब आ गया। इसके बाद उनके कानों में सत्यवती की आवाज़ गूंजी, तुम्हारी बेटी को दुश्मन उठा ले गए हैं और तुम आराम से सो रही हो। क्या तुम्हें तुम्हारी कांता के दुश्मन के हाथ लग जाने का कोई गम नहीं? लेकिन मैं कर ही कह सकती हूँ, रानी रूपमती लड़खड़ाती आवाज़ में बोली। कर तो तुम कुछ नहीं सकती, सत्यवती ने कहा, मगर जिसकी जवान लड़की इस तरह दुश्मनों के हाथ लग जाए उस माँ को इतनी मीठी नींद नहीं आ सकती। तुम तो इस तरह आराम से बिस्तर पर सो रही हो मानो कोई बात ही ना हो। साफ साफ कहो सत्यवती कि तुम कहना क्या चाहती हो। कहना ये चाहती हूँ कि तू रानी रूपमती नहीं, कहना ये चाहती हूँ कि कांता की तू माँ नहीं है। सत्यवती किसी शेरनी की तरह गुर्र रही। कहना ये चाहती हूँ कि तू इस रियासत को मटिया मेट कर देना चाहती है। बोल, और भी कुछ सुनना चाहती है तो सुन। फूलवती का कत्ल तूने करवाया है, मेरा सुहाग तूने लूटा है, कांता को तूने उठवाया है। बोल, क्या ये गलत है? यह तो मैं क्या हो गया सत्यवती? रूपमती बोली। तुम क्या कह रही हो? और सत्यवती के दाएं हाथ का थप्पड़ बहुत जोर से रूपमती के गाल पर पड़ा। रूपमती का गाल झन्ना कर रह गया। उसी वक्त सत्यवती गुर्राई, हमें झूठा बताती है, दुष्टा, तू डायन है। जवाब में रूपमती ने बड़ी तेजी से अपने तकिए के नीचे से खंजर निकाला। उसका हाथ ऊपर उठा और अभी नीचे आकर वह खंजर सत्यवती के जिस्म में कहीं लगने ही वाला था कि किसी ने रूपमती का खंजर वाला हाथ पकड़ लिया। फिलहाल यहाँ का हाल छोड़कर यहाँ का हाल हम यहीं छोड़कर बलराम की खबर लेते हैं। ये लगभग उसी वक्त की बात है जिस वक्त का हाल हम इस बयान में ऊपर लिखाएं। बलराम सिंह की आंख खुली तो इस वक्त फिर उसने अपने कमरे में हरनाम सिंह को पाया। लाश को अपने कमरे में देखते उसका दम खुश्क हो गया था। पिछले 2 दिनों से उसे यकीन हो चुका था कि यह लाश हकीकत में कोई प्रेत है, क्योंकि वह उसके अलावा किसी को भी नज़र नहीं आती। घबराया हुआ तो वो था ही। हिम्मत करके बोला, चाचा जी, आप मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? मुझे परेशान मत करो, मैं मर जाऊंगा। मुझे बदला लेना है, लाश बोल पड़ी। फूलवती की हत्या तुमने की है, फांसी पर मैं चढ़ा हूँ। उस वक्त तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा जब तक कि मैं तुम्हें नहीं मार डालूंगा। तुम ही हो फूलवती के हत्यारे। नहीं नहीं, बलराम सिंह घबरा कर बोला, फूलवती की हत्या मैंने नहीं की, दारोगा जसवंत सिंह ने की है। हम रूह हैं, हमसे कुछ भी नहीं छुपा है, लाश बोली। हम जानते हैं कि फूलवती को जसवंत सिंह ने अपने हाथ से खंजर मारा था, मगर उसके साथ मिले हुए तो तुम भी हो। अगर तुम्हारी शय उसे ना हासिल होती तो एक अदने से दारोगा की क्या मजाल कि वह महल में रहकर ऐसे काम कर सके। असल मुजरिम तो तुम ही हो। काम वो करता है लेकिन करवाते तो तुम हो। करवाता तो हूँ, बलराम सिंह इस तरह बोला जैसे रो पड़ेगा। लेकिन मेरी मजबूरी है, मैं मजबूर हूँ। झूठ बोलते हो तुम। तुम्हारी भला क्या मजबूरी हो सकती है? झूठ नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ चाचा जी। बलराम सिंह गिड़गिड़ा पड़ा, मैं मजबूर हूँ। जसवंत सिंह कहता है कि अगर मैंने अपनी मजबूरी भी किसी को बताई तो वह सफ़ेद साड़ी फाड़ डालेगा। सफ़ेद साड़ी? लाश हल्के से चौंकी। सफ़ेद साड़ी का क्या मतलब? माँ हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनती है ना, बलराम सिंह ने बताया। उनको जसवंत सिंह ने न जाने कहाँ कैद कर रखा है। महल में जो हमारी माँ यानी रूपमती है वो हमारी माँ नहीं है। माँ को तो इस जालिम दरोगा ने कैद कर रखा है। अगर मैं उसकी बात मानने से इनकार करता हूँ तो वो मुझे सफ़ेद साड़ी फाड़ डालने की धमकी देता है। उसके ये कहने का मतलब होता है कि वह माँ को मार डालेगा, और यही मैं नहीं होने देना चाहता। चाहे माँ मेरी सौतेली माँ ही सही, मगर उससे मुझे बहुत मोहब्बत है। मेरी माँ तो मुझे जन्म देते ही मर गई। उसकी तो शक्ल भी मुझे नहीं पता। मुझे तो माँ की तरह कांता की माँ नहीं पाला है। मेरी तो वही माँ है। कोई माँ के लिए मेरे दिल की मोहब्बत को नहीं समझ सकता। उन्हीं के मरने के डर से मैं मजबूर हूँ। तो सुनो बलराम, हम भी लाश नहीं हैं, हरनाम सिंह ने कहते हुए अपना हाथ बलराम सिंह के कंधे पर रख दिया। ये देखो, हम तुम्हारे जीते जागते चाचा हैं। क्या? बलराम सिंह उछल पड़ा। आप जिंदा हैं? हाँ, हरनाम सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा। बाकी बातें अभी थोड़ी देर में होंगी। आओ हमारे साथ, तुम्हें एक तमाशा और दिखाते हैं। हरनाम सिंह ने बलराम का हाथ पकड़कर कहा। इस वक्त बलराम सिंह के तरद्दुद की कोई सीमा नहीं थी। उसके दिमाग में अपने चाचा की लाश की वही एक एक हरकत घूमने लगी जो उसने खुद अपनी आंखों से देखी थी। उसने हरनाम से कई सवाल करने चाहे, मगर हरनाम सिंह ने उसके किसी भी सवाल का जवाब दिए बिना साथ चलने के लिए कहा। जिस वक्त वे दरवाज़ा खोलकर बाहर गैलरी में आए तो बलराम सिंह ने उन्हीं चारों सिपाहियों को देखा जिन्हें परसों रात लाश नजर आई थी। उन चारों के चेहरे पर नृत्य करती मुस्कुराहट ने बलराम सिंह को बता दिया कि ये चारों हरनाम सिंह से मिले हुए थे, और हरनाम सिंह को देखकर भी कह रहे थे कि गैलरी में कोई नहीं चमक रहा है। ऐसा तो महाराज सुरेंद्र सिंह ने भी किया था। तो क्या पिताजी भी हरनाम सिंह से मिले हुए थे? ये सवाल बड़ी तेजी से बलराम सिंह के दिमाग में घूमा। इस सवाल का जवाब हाँ में होने के अलावा और हो ही क्या सकता था।
मगर फिर भी कुछ ऐसे सवाल बलराम के दिमाग में चकरा रहे थे जिनके जवाब उसे नहीं मिल रहे थे। हरनाम सिंह उसका हाथ पकड़े तेजी के साथ गैलरी में आगे बढ़ते जा रहे थे। थोड़ी ही देर में वे जनाने महल में पहुंच गए। वहां भी खास रानी रूपमती के कमरे के बाहर एक खास अंदाज में हरनाम सिंह ने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाज़ा खुला तो बलराम सिंह ने देखा। उस कमरे में कंदील की रोशनी हो रही थी। रूपमती ज़मीन पर पड़ी थी। कमंद की मदद से उसके हाथ पैर किसी ने कसकर बांध रखे थे। ये देखकर बलराम और भी हैरत में रह गया कि दरवाज़ा खोलने वाली उसकी चाची सत्यवती थी। कमरे के अंदर पलंगड़ी पर लक्ष्मी बैठी थी। उन्हें उठता देखकर वह पलंग से नीचे आ गई। अभी शेर सिंह नहीं पहुँचे? हरनाम सिंह के अंदर आते ही लक्ष्मी ने सवाल किया। पिताजी महाराज को लेते हुए आएंगे, लक्ष्मी ने कहा। बलराम सिंह इन सब आदमियों को एक जगह मौजूद देखकर जहाँ बहुत सी बातें समझ रहा था, वहाँ बहुत से सवाल भी उसके दिमाग में चकरा रहे थे। मगर अपनी जिज्ञासा को दबाए हुए इस वक्त वह चुप ही था। हरनाम सिंह ने लक्ष्मी से पूछा, क्या आज की कार्रवाई के बारे में महाराज को कुछ भी मालूम नहीं हुआ? जी नहीं, लक्ष्मी ने कहा। उन्हें तो यही पता है कि हम लोग राजगढ़ चले गए हैं। सारी बातें समझाने के लिए वे महाराज को सोते से उठाकर लाएंगे। हम जानते हैं कि यहाँ हमारे पाठक बहुत से भेद खुलने की उम्मीद कर रहे हैं, सो हम इधर उधर की बातें न करके सीधे मतलब पर आते हैं। कुछ ही देर बाद महाराज सुरेंद्र सिंह शेर सिंह के साथ वहाँ पहुँचे। अपनी आंखों के सामने वे हरनाम सिंह और सत्यवती को देखकर तो भौचक्के ही रह गए। उन दोनों ने बढ़कर सुरेंद्र सिंह के पैर छुए। हरनाम सिंह को अपनी आंखों के सामने जिंदा देखकर सुरेंद्र सिंह बड़े ही तरद्दुद में थे। कुछ देर तक इसी तरह की आपसी बातें होती रहीं, जिनसे हमारे पाठकों को कोई खास मतलब नहीं है। सुरेंद्र सिंह ने शेर सिंह से सवाल किया कि ये हम क्या देख रहे हैं। शेर सिंह ने जवाब दिया कि आराम से बैठिए तो सारी कहानी आपको बताते हैं। आपको तो फिर भी कुछ बातें मालूम है, लेकिन कुमार बलराम सिंह को तो कुछ भी नहीं पता। सबसे ज़्यादा तरद्दुद में तो वे हैं कि ये सब क्या हो रहा है। पूरी मंडली बैठ गई। सबसे पहला सवाल सुरेंद्र सिंह ने किया। सबसे पहले तो हमें यही बताया जाए कि हरनाम सिंह को ज़िंदा किस तरह देख रहे हैं। इन्हें तो हमारी आंखों के सामने फांसी लगी थी। लाश भी खुद हमने अपनी आंखों से देखी थी। मेरे इस नए जीवन पर तो शेर सिंह का ही हक है भैया, हरनाम सिंह बोले। इन्होंने ही मुझे बचाया था। मगर कैसे और क्यों कर? इस तरह से आप लोगों की समझ में कुछ नहीं आएगा महाराज, शेर सिंह ने कहा। आप ध्यान से सुनते रहें। मैं सारा हाल मुख्तसर में सुना रहा हूँ। जहाँ भी जो बात जिसकी समझ में ना आए वह सवाल करके पूछ ले, शेर सिंह ने कहा और फिर हाल बताना शुरू किया। आपको याद होगा महाराज कि जिस वक्त मैं चंद्रदत्त की फ़ौजों को भरतपुर से बाहर निकाल कर आया था, तो आपने मुझसे कहा था कि तुम्हारी पत्नी यानी फूलवती कई बार तुम्हें याद फरमा चुकी है। मगर मैं टालता ही रहा था। मैं समझता रहा कि वह मोहब्बत की वजह से मुझे याद फरमाती है। मगर हकीकत ये नहीं थी। हकीकत ये थी कि वो एक बहुत ही ज़रूरी बात मुझे बताना चाहती थी। इस बात को वह मेरे अलावा किसी को भी नहीं बताना चाहती थी, और मैं उससे नहीं मिला तो किसी को भी नहीं बता पाई। वो बात ये थी कि वह दुश्मनों का एक भेद जान चुकी थी। यही भेद जानने की कीमत फूलवती को अपनी जान गंवाकर अदा करनी पड़ी। दुश्मन ये जान चुके थे कि उनका भेद फूलवती जान गई है। कैसा भेद था वो? हालांकि फूलवती की हत्या का सबब बलराम सिंह भी बता सकते हैं, लेकिन इस वक्त ये क्योंकि खुद ही दुख और रंज में है, इसलिए हम वह भेद इनके मुंह से कहलवाना ठीक ना समझकर ये खत आपको देते हैं। इस खत को पढ़ने से काफ़ी बातें साफ हो जाएंगी। पहले मैं ये बता दूं कि यह खत लक्ष्मी को फूलवती के तकिए में से मिला है। यह खुद फूलवती का लिखा हुआ खत है, और इसके पढ़ने से बहुत से तरद्दुद दूर हो जाएंगे। आगे का हाल मैं तभी शुरू करूँगा, पहले ज़रा इस खत को पढ़ लें। प्रिय पाठकों, आपके सामने भी यह खत कई बार आ चुका है, मगर अभी तक आपने इसे नहीं पढ़ा है। इस वक्त खत का मजमून हम यहाँ लिखे देते हैं। ये खत शेर सिंह ने ज़ोर ज़ोर से पढ़ा। लिखा था, पूज्य प्राणनाथ शेर सिंह जी, आज कितनी ही बार आपको तलब फरमाए, लेकिन आप हैं कि अय्यारी में इस कदर मशगूल हैं कि हमसे मिलने का वक्त ही नहीं है। मगर मेरी दिक्कत यह है कि आज मैं आपको अपनी मोहब्बत के सबब से नहीं, बल्कि बहुत ही ज़रूरी काम से बुला रही थी। आप तो अय्यार हैं। लोगों के भेद की बात पता लगाना आपका काम है। मैं तो अय्यार भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने एक ऐसी बात पता लगा ली है जिससे सुनकर आप चौंक पड़ेंगे। खुद आपने भी कभी इतनी बड़ी अय्यारी नहीं की होगी। वह भेद की बात मैं आपकी तारीफ़ पाने के लालच से आप ही को बताना चाहती हूँ। अगर चाहूँ तो लक्ष्मी या महाराज सुरेंद्र सिंह को भी बता सकती हूँ, लेकिन आपको बताने की मेरे दिल में बड़ी कामना है। एक आप है कि मिलते ही नहीं, कसम से। उस तरह की अय्यारी आपने भी आज तक नहीं की होगी। जो भेद मुझे पता लगा है, अगर आप उसे सुनेंगे तो धमकाने की कोशिश करें, लेकिन मुझे फ़िक्र नहीं है। आखिर आपकी पत्नी जो हूँ, ये रात का वक्त है जब मैं ये ख़त लिख रही हूँ। उस भेद को इस ख़त में मैं इसलिए लिख रही हूँ ताकि अगर मुझे कुछ हो जाए तो दुश्मनों का वह भेद आपके हाथ लग जाए। कुछ अपने ही लोग इस रियासत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। रच क्या रहे हैं, रच चुके। गद्दार ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी ख्वाब में भी उम्मीद नहीं की जा सकती।
राजा चंद्रदत्त से भी ये लोग मिले हुए हैं। इन्हीं की बदौलत वह भरतपुर की तरफ आंख उठाने की जुर्रत कर सका। मुझे मालूम है कि आप उस भेद को जानने के लिए बेचैन हो रहे हैं जो मैं लिखने जा रही हूँ, मगर आप पति है ना मेरे, जो आपसे मजाक करने में थोड़ा मज़ा आ रहा है, इसलिए इधर उधर की बेकार बातें लिखकर समय गुजार रही हूँ। खैर, आपको ज़्यादा नहीं तरसा सकती, इसलिए आगे वह भेद लिखे देती हूँ। ये कल रात के कोई आखिरी पहर की बात है। दिन निकलने में मुश्किल से 1 घंटा होगा कि मैं लघु शंका के लिए उठी। अभी मैं अपने कार्य से निवृत्त होकर बिस्तर पर आना ही चाहती थी कि देखती क्या हूँ, 2 नकाबपोश दबे पांव गैलरी में से होते हुए एक तरफ को जा रहे हैं। मैंने उनका पीछा किया। वे सीधे रानी रूपमती के कमरे में पहुँचे। आप कई बार मुझे अपनी अय्यारी के कारनामे सुना चुके हैं, तो ऐसे वक्त पर मुझे रोशनदान का ध्यान आया। कोशिश करके मैं रूपमती के कमरे के रोशनदान पर पहुंच गई। रोशनदान के जरिए जब मैंने अंदर देखा, देखती क्या हूँ कि एक पलंग पर बलराम सिंह, दारोगा जसवंत सिंह और रानी रूपमती बैठे बातें कर रहे हैं। बलराम और जसवंत के जिस्म पर वही काला लिबास था जो उन नकाब पोशों ने पहन रखा था। पलंग पर एक तरफ 2 नकाब रखे थे। मुझे समझते देर नहीं लगी। दोनों नकाबपोश जिनका पीछा करती हुई मैं यहाँ आई हूँ, वे बलराम और जसवंत सिंह ही हैं। मगर मेरे दिमाग में यह सवाल बुरी तरह से चकराने लगा कि इन दोनों को इस तरह चोरी छुपे महारानी के कमरे में आने की क्या ज़रूरत, कोई ज़रूरत क्यों पड़ी। मैंने सोचा, मुमकिन है कि इन लोगों की बातें सुनने से भेद की ये बात पता लग सके, सो मैं सुनने लगी। जसवंत सिंह रानी रूपमती से कह रहा था, इतने दिन में किसी को शक तो नहीं हुआ कि तुम नकली रूपमती हो। मेरे दिमाग को झटका सा लगा। रानी रूपमती और नकली? मैं और गौर से सुनने लगी। जवाब में रानी रूपमती ने कहा था, नहीं, खुद सुरेंद्र सिंह भी मुझे नहीं पहचान सके। बाकी और किसी की तो बात ही क्या। मेरी तरफ से तुम किसी तरह की फ़िक्र मत करो। अपना काम पूरी सावधानी और चालाकी से किए जाओ। हम अपने मकसद में जल्दी ही कामयाब हो जाएंगे। जब कुमार बलराम सिंह हमारे साथ है तो हमें किसकी फ़िक्र है। जसवंत सिंह ने एक बार कुमार की तरफ देखकर बड़ी गहरी मुस्कान के साथ नकली रूपमती से बोला, इन्होंने ही तो चंद्रदत्त को भरतपुर पर हमला करने के लिए तैयार किया है। चंद्रदत्त से इनका सौदा हो ही गया। उसे केवल राजकुमारी कांता चाहिए तो इन्हें भरतपुर की गद्दी। इन्हें पता लग चुका है कि अपने बाद भरतपुर की गद्दी राजा हरनाम सिंह को सौंपने जा रहे हैं। जाहिर है कि ये बात इन्हें नागवार गुजरेगी, सो इन्होंने भी चाल चल दी। अभी तो खुद चंद्रदत्त भी नहीं जानता है कि उसके मददगार ये उसे जो भी खत लिखते हैं वह हरनाम सिंह के नाम से लिखते हैं, ताकि अगर कभी सुरेंद्र सिंह का कोई अय्यार खत पकड़ भी ले तो गद्दारी के जुर्म में हरनाम सिंह ही पकड़े जाएं और इनके रास्ते का कांटा खुद ब खुद ही साफ हो जाए। रानी रूपमती को तो तुमने मुनासिब जगह रखा है ना? बलराम सिंह ने पूछा। आप फिक्र ना करें, वे कहाँ हैं इस भेद को इस दुनिया में मेरे अलावा कोई नहीं जानता, जसवंत सिंह ने कहा। एक चिड़िया का बच्चा भी उस जगह पर नहीं पहुंच सकता और ना ही कभी रानी रूपमती वहां से आज़ाद हो सकती है। लेकिन तुम उसे एक बार मार कर ही बखेड़ा तय क्यों नहीं कर देते? नकली रूपमती ने कहा। उसकी इस बात पर बलराम सिंह चौंक कर जसवंत की तरफ देखने लगा। जसवंत सिंह ने एक शायद कुमार का चेहरा देखा, फिर उसी गहरी मुस्कान के साथ बोला, किसी की भी जान उस वक्त लेनी चाहिए जब मजबूरी ही आ जाए। जब हमारा कोई काम बिना किसी की जान लिए निकल सकता है तो बेकारी खून से हाथ रखने से क्या फ़ायदा। हाँ, मजबूरी हो तो बात ही दूसरी है। क्यों बलराम? बलराम ने चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। अब उनकी बात यहाँ मुख्तसर में क्या लिखूं? वे तो काफ़ी देर तक उनकी बातें करते रहे थे। बस यहाँ यही लिख देना काफ़ी है कि उनकी बातों से मुझे इस भेद का पता लगा कि इस वक्त राजमहल में जो रूपमती है वो नकली है। असली रूपमती को तो इन तीनों ने कहीं कैद कर रखा है। बलराम सिंह इतना गिर चुका है कि गद्दी के लालच में वह अपनी बहन कांता को बेच सकता है, हरनाम सिंह को कत्ल करा सकता है। कांता उसकी सौतेली बहन ही तो है, सो उसके लिए क्या मुश्किल है। एकाएक मुझे ज़ोर से छींक आ गई। काफ़ी रोकने पर भी मैं छींक को रोक नहीं सकी थी। उन तीनों ने चौंक कर रोशनदान की तरफ देखा। अपनी तरफ से मैं बहुत तेज़ी के साथ रोशनदान से हट गई। मैं समझती हूँ अगर उन्होंने मुझे देखा होगा तो एक झलक ही देखी होगी। ज़रूरी नहीं कि इस झलक में वे मुझे पहचान गए हों कि मैं कौन हूँ। वे मुझे पहचाने हैं या नहीं ये बात मैं किसी भी तरह यकीन के साथ नहीं कह सकती। अगर पहचान गए हैं तो मुझे डराने धमकाने की कोशिश करेंगे। नहीं पहचाने हैं तो वे इसी तरद्दुत में रहेंगे कि उनकी बात सुनने वाला कौन था। आज सारे दिन तो मेरे साथ कोई ऐसी घटना नहीं घटी जिससे मैं ये समझूं कि उन्होंने मुझे पहचान लिया है। कई बार आपको ज़रूर तलब किया लेकिन आप नहीं आए। उस वक्त मैं रोशनदान के पास से भागकर सीधी अपने कमरे में आ गई थी। मुझे भागकर आते हुए किसी ने भी नहीं देखा था। मैं एहतियात के तौर पर इस कागज़ को अपने तकिए में रख रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे पहचान लिया होगा और किसी तरह की गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे तो ये खत आपको वह भेद बता देगा जो मैं बताना चाहती थी।
बस अब इस खत को बंद करके सो रही हूँ। आपके चरणों की दासी फूलवती। खत खत्म हुआ तो रानी रूपमती और बलराम सिंह की गर्दन झुकी रही। लक्ष्मी, हरनाम सिंह, सत्यवती और शेर सिंह साधारण हालत में थे। सुरेंद्र सिंह जरूर गुस्से से पागल हुए जा रहे थे, मगर उनका गुस्सा शेर सिंह अपनी बातों से खत्म करके बोले, तो ये था वो भेद जिसके सबब से मेरी फूलवती की जान गई। पाठक, ये तीसरे भाग के पहले बयान में फूलवती की हत्या का जिक्र है। जहाँ हत्यारा फूलवती को खंजर मारते वक्त यही कहता है कि तुमने कांता की माँ का भेद जाना है, सो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खैर, शेर सिंह कह रहा था, फूलवती की हत्या से अगली रात को यह खत लक्ष्मी के हाथ लगा। यहाँ के बाद में शेर सिंह ने वह सारा हाल बयान कर दिया जिसमें लक्ष्मी ने गुरु घंटाल के नाम से बलराम सिंह और जसवंत सिंह को धमकाया था। जैसे ही लक्ष्मी को यह पता लगा कि ये वहाँ से तीर की तरह निकल भागी, ये सोचते हुए कि अगर उसने जंगल में बलराम और जसवंत सिंह से बातें करने में ज़्यादा वक्त खोया तो वे बेगुनाह हरनाम सिंह फांसी पर लटक जाएंगे। हालांकि अपनी तरफ से लक्ष्मी बहुत जल्दी यहाँ पहुँची थी, मगर हरनाम सिंह को फांसी दी जा चुकी थी। फिर तुमने, यानी शेर सिंह ने, हरनाम सिंह को क्यों और किस तरह बचाया? आपको याद होगा कि जिस रात फूलवती की हत्या हुई और उसका अंतिम संस्कार करके लौटे तो मैं अपने कमरे में पड़ा रो रहा था। आपने भी कई बार तलब फरमाया, लेकिन मैं नहीं आया। रात के आखिरी पहर में एक चौकीदार ने आकर मुझे खबर दी कि मुझे कैद में पड़े हरनाम सिंह बुला रहे हैं। जब इस वक्त मेरा आप तक से मिलने का मन ना हो रहा था तो भला हरनाम सिंह के पैगाम को क्या अहमियत देता? और वे तो इस वक्त वैसे भी फूलवती के हत्यारे साबित हो चुके थे। उस वक्त मैं पूरी तरह इन्हें हत्यारा समझे हुए था और मेरे दिमाग का एक कोना तक ये कहने के लिए तैयार नहीं था कि किसी तरह हरनाम सिंह बेगुनाह भी साबित हो सकते हैं। मुझे ये भी लग रहा था कि अगर इस वक्त हरनाम सिंह मेरे सामने पड़े तो उन्हें सामने देखकर कहीं मुझे इतना तेज़ गुस्सा ना आ जाए कि सुबह से पहले ही मेरी उंगलियां फांसी का फंदा बन जाएं। इसी सबब से मैंने उनका पैगाम लाने वाले चौबदार को डांट कर भगा देना चाहा, मगर चौबदार ने कहा, हरनाम सिंह ने हाथ जोड़कर कहला भेजा है कि आप 5 सायद के लिए उनसे बात ज़रूर कर लें। उनका कहना है कि वे बेगुनाह है और अगर आप उनकी बात ना सुनेंगे तो एक बेगुनाह फांसी पर लटक जाएगा। इतना ही नहीं, असल मुजरिम फिर भी रहेंगे और भरतपुर की जड़ें खोखली कर देंगे। उन्होंने कहला भेजा है कि शेर सिंह मरने वाले की आखिरी इच्छा पूरी करने के ख्याल से यहाँ चले आए। इस तरह से जब मेरे बार बार डांटने पर भी चौबदार नहीं माना और वो यही कहता रहा कि हरनाम सिंह कहते हैं कि वे बेगुनाह हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि कहीं ये सच ही ना हो। अगर ये सच हुआ और हरनाम सिंह की मौत के बाद राज खुला तो क्या होगा? मेरे दिमाग के इसी ख्याल ने मुझे चौबदार के साथ चलने चलने के लिए मजबूर कर दिया। जब कैद खाने में जाकर हरनाम सिंह से बातें की तो हरनाम सिंह ने कहा, शेर सिंह, माना कि इस बार मैं बहुत पूरी तरह मुजरिम हूँ। मैंने तुम्हारी पत्नी की हत्या की है, लेकिन भगवान जानता है कि ये झूठ है। अगर मैं फांसी पर लटक गया तो एक बेगुनाह का खून तुम्हारे सिर पर होगा। मुझे सुबह तुम किसी तरह फांसी से बचा लो। अगर मैं असल मुजरिम को 10 दिन के अंदर न पकड़ सका तो तुम मेरी जान लेने के हकदार होगे। हरनाम सिंह ने जब इस तरह की बहुत सी बातें की तो मैं सोचने लगा कि कहीं ये सच ही ना हो। जब हरनाम सिंह ने सत्यवती की कसम खाई तो मैंने हरनाम सिंह का साथ देना स्वीकार कर लिया। आपको खूब याद होगा कि जिस वक्त हरनाम सिंह को फांसी हुई थी उस वक्त मैं मैदान में मौजूद नहीं था। हरनाम सिंह से बातें करने के बाद उसी रात में कब्रिस्तान से एक ताज़ा मुर्दा लाया, उस पर हरनाम सिंह का लेप चढ़ाया। हरनाम सिंह जैसे ही कपड़े पहनाए, यानी उसे पूरी तरह हरनाम सिंह बनाकर नीचे उस सुरंग में ले गए जिसमें हरनाम सिंह को फांसी देते वक्त लटकाया जाना था। जब जल्लादों ने हरनाम सिंह के गले में फंदा लगाकर नीचे लटकाया और हरनाम सिंह रस्सी में लटके नीचे खाई में आए तो मैं उस वक्त पहले ही वहाँ इंतज़ार में खड़ा था। मैंने फ़ौरन फंदे से हरनाम सिंह को निकालकर उसमें लाश लटका दी। जब कुछ देर बाद फंदा ऊपर खींचा तो आप लोगों ने उसमें लटकी हुई लाश ही देखी। हरनाम सिंह को उसी जगह सुरंग में छुपाकर मैं ऊपर आपके यानी सुरेंद्र सिंह के पास आ गया। इस तरह से मैंने हरनाम सिंह को बचा लिया। इस सुरंग ही से एक गुप्त रास्ता सत्यवती के स्नान गृह में खुलता है। मुझे मालूम था कि सत्यवती अपने पति की लाश के साथ सती ज़रूर होगी, जबकि हकीकत ये थी कि वे जिंदा थे। सत्यवती को सती होने देने का सवाल ही नहीं था, और अगर वैसे हम सत्यवती को हकीकत बताते और वह सती न होती तो दुश्मनों को शक होता। मैंने यही चाल चली थी कि दुश्मनों को ना मालूम हो कि हकीकत क्या है। उस सुरंग के बारे में हरनाम सिंह को समझाया आया था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अगर वह हाल अपने ही मुंह से बयान करें तो ठीक होगा। हरनाम सिंह कहने लगे, शेर सिंह ने मुझे बता दिया था कि फलां रास्ता सीधा सत्यवती के स्नान गृह में खुलता है। सती होने के लिए ये स्नान गृह में आएगी। मुझे वहीं से उसे इस रास्ते से निकाल लाना है। शेर सिंह ने मुझसे कहा था कि स्नान गृह में ना तो खुद ही मुंह से कोई आवाज़ निकालनी और ना ही सत्यवती को बोलने देना है। सत्यवती के स्नान गृह में आने से पहले ही मैं हमाम में जा पहुंचा था।
जब सत्यवती ने अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया तो इस तरह बाथरूम में देखकर भौचक्की रह गई। अगले ही शायद उसे मेरे भूत होने का शक हुआ। डर के सबब से वह भी चीखना ही चाहती थी कि मैंने इनके मुंह पर हाथ रख दिया और उस गुप्त रास्ते से खींच लाया। गुप्त रास्ते मैंने बंद कर दिया। तब सुरंग में आकर मैंने सारा हाल सत्यवती से कहा। सारी बातें समझने के बाद सत्यवती बहुत खुश हुई। हम दोनों सुरंग में शेर सिंह का इंतज़ार करने लगे। और इधर जब मुझे मालूम हुआ कि सत्यवती स्नान गृह से गायब हो गई है तो मैंने बड़ा ही खूबसूरत नाटक किया। शेर सिंह मुस्कुराते हुए बोले। हरनाम सिंह की उस नकली लाश के दाह संस्कार के बाद लक्ष्मी ने मुझे फूलवती का ये खत दिखाया और हरनाम सिंह के मरने पर बड़ा ही अफसोस जाहिर किया। मगर मुझे इस खत को पढ़कर बेहद खुशी हुई कि मैंने हरनाम सिंह की बात का यकीन करके उसे बचा लिया, वरना मैं वाकई दो बेगुनाहों की मौत का जिम्मेवार होता। जब मैंने हरनाम सिंह को बचा लेने का भेद लक्ष्मी को बताया तो वो बहुत ही खुश हुई। हम दोनों हरनाम सिंह और सत्यवती को रात के वक्त सुरंग में से निकालकर अपने कमरे में लाए। इसका मतलब यह है कि फूलवती का ये खत पढ़ते ही तुम जान चुके थे कि असली मुजरिम बलराम सिंह, जसवंत सिंह और नकली रूपमती है, सुरेंद्र सिंह ने कहा। तो उसी वक्त तुमने इन तीनों को गिरफ्तार करके बखेड़ा ही खत्म क्यों नहीं कर दिया? इसके दो सबब थे, शेर सिंह ने कहा। पहला तो खतरा यही था कि फूलवती के खत से ये पता नहीं लगता था कि इन लोगों ने असली रूपमती को रखा कहाँ है। इन्हें गिरफ्तार करने से उस पर किसी तरह की मुसीबत आ सकती थी। दूसरी बात यह थी कि फूलवती ने अपने खत में नकली रूपमती, जसवंत सिंह और बलराम के बीच जो बातचीत लिखी है उससे ये पता चलता है कि बलराम सिंह उनके साथ दिल से नहीं है, बल्कि किसी मजबूरी के सबब से है। इस बात को फूलवती तो समझी नहीं क्योंकि वह अय्यार नहीं थी, मगर अय्यारों की आदत तो बाल की खाल खींचना होती है। इसी से मैंने वह खत गौर से पढ़ा। उस खत को पढ़ने से ही यह पता चलता था कि बलराम सिंह किसी मजबूरी में इन लोगों का साथ दे रहे हैं। बलराम सिंह उनके साथ दिल से हैं या नहीं, अगर मजबूरी से हैं तो वो मजबूरी क्या है, यही जानने के लिए मैंने एक नाटक तैयार किया। रात में बलराम को हरनाम सिंह की लाश से डराया। लेकिन अगर पहली रात को मेरे कमरे में आने वाले चाचा जी थे तो वे तीसरी मंजिल की खिड़की से कूदकर कहाँ गायब हो गए? हरनाम सिंह की कमर में एक रस्सी बंधी हुई थी जिसे इस ढंग से बांधा गया था कि तुम्हारी नज़र उस पर न पड़ सके। शेर सिंह ने कहा। मैं उस रस्सी का दूसरा सिरा पकड़े तुम्हारे कमरे की छत पर बैठा था। जैसे ही हरनाम सिंह ने खिड़की से छलांग लगाई उधर तुम खिड़की पर झपटे, मगर तुम्हारे खिड़की पर पहुंचने से पहले ही मैंने हरनाम को ऊपर खींच लिया। तुमने खिड़की के सामने, नीचे, दाएं बाएं देखा मगर ऊपर नहीं देखा। ऊपर देख लेते तो हमारी कलई खुल जाती। वैसे आमतौर से आदमी खिड़की खोलकर ऊपर नहीं देखता, लेकिन मैं खिड़की बार बार बंद कर देता था। बलराम सिंह ने कहा। फिर तुम उसे बाहर से कैसे खोल देते थे? आपकी गलतफहमी है, शेर सिंह फिर मुस्कुराकर बोला। खिड़की बाहर से नहीं, अंदर से ही खोली जाती थी। खोलने वाली थी लक्ष्मी। वो शाम से ही तुम्हारे पलंग के नीचे जा छुपी थी। जब भी वह देखती कि तुम सो गए हो वो धीरे से पलंग के नीचे से निकल कर खिड़की खोलती और फिर तुम्हारे पलंग के नीचे जाकर छुप जाती थी। जब तुम पलंग पर पड़ी खिड़की पर नज़र रखे हुए थे उस वक्त लक्ष्मी ने चुपके से दरवाजे की चटकनी गिरा दी थी। वह चुपचाप आकर फिर पलंग के नीचे घुस गई। तुम खिड़की पर नज़र रखने में मशगूल थे कि इधर ध्यान ही नहीं दे सके। यहाँ ये बता देना भी ज़रूरी है कि गैलरी में खड़े चारों सिपाही भी हमसे मिले हुए थे। इस बार लाश तुम्हें अपने कमरे के दरवाजे पर नजर आई थी। तुम उस पर खंजर लेकर झपटे। ये ठीक है कि वे चारों सिपाही भी आपसे मिले हुए थे, लेकिन जब मैं खंजर लेकर गैलरी में पहुंचा तो चाचा जी मुझे भी नज़र नहीं आए थे। इतनी जल्दी वे कहाँ गायब हो गए थे? उसके बाद ये मुझे फिर गैलरी के दूसरे कोने पर लगी मशाल के नीचे चमके थे। नहीं, गायब नहीं हुए थे, केवल तुम्हारे दिमाग की उत्तेजना का लाभ उठाया जा रहा था, शेर सिंह ने बताया। हरनाम सिंह गैलरी में आकर नहीं भागे, तुम्हारे कमरे की दीवार से चिपक गए। खंजर हाथ में लिए तुम इतने उत्तेजित थे कि छलांग मारकर गैलरी में आए। तुमने दाएं बाएं देखा मगर ऐसे वक्त पर एकदम पीछे कोई नहीं देखता। देखते भी कैसे? उन चारों सिपाहियों ने तुम्हें बातों में भी तो लगा लिया था। इस तरह से हरनाम सिंह फिर तुम्हारे कमरे में घुस गए। उधर सिपाही तुम्हें बातों में उलझाए हुए थे, इधर लक्ष्मी और हरनाम सिंह ने एक बार फिर तुम्हारे कमरे की खिड़की खोली और उस रस्सी के ज़रिए जो मैंने लटका रखी थी छत पर पहुंच गए। छत से नीचे उतरकर हरनाम सिंह फिर तुम्हें उस मशाल के नीचे दिखाई दिए। तो इसका मतलब यह है कि पिताजी भी आपसे मिले हुए थे, बलराम सिंह ने कहा। मिले हुए तो थे, लेकिन पूरी बात हमें नहीं पता थी, जवाब सुरेंद्र सिंह ने दिया। शेर सिंह ने केवल हमसे इतना ही कहा था कि बलराम सिंह के दिमाग में एक वहम डालना है। बाग में एक अय्यार हरनाम सिंह का मेकअप करके आएगा, उसे देखकर हरनाम सिंह ज़रूर चीखेगा। इन्होंने कहा था कि मुझे सब कुछ देखने के बाद भी ऐसा नाटक करना है जैसे कुछ दिखाई न दे रहा हो। शेर सिंह ने मुझे ये नहीं बताया कि वह लाश हकीकत में जीवित हरनाम सिंह की है, बल्कि ये कहा था कि वो एक अय्यार है। मेरे ये पूछने पर कि इस नाटक के पीछे क्या सबब है और तुम क्या करने जा रहे हो, शेर सिंह ने यही कहा कि हम किसी खास सबब से कुमार के दिल में यह वहम बैठा रहे हैं कि हरनाम सिंह की रूह उनके पीछे लग गई है। ये बताते हुए उन्होंने रात की भी सारी कार्रवाई मुझे बताई।
मेरे ये पूछने पर कि यह सबब क्या है, शेर सिंह यह कहकर टाल गए कि वक्त आने पर मालूम हो जाएगा। शेर सिंह क्योंकि हमारी रियासत के बड़े ही वफादार और दबंग अय्यार हैं और हम ये भी जानते हैं कि बिना किसी खास सबब के वे कार्रवाई नहीं करते, सो हमने इनका साथ दिया। और आज वक्त आने पर आपको सबब मालूम हो ही गया, शेर सिंह ने कहा। हम बलराम के दिमाग में हरनाम सिंह की रूह का वहम बैठाने में कामयाब रहे और इनकी वह मजबूरी उगलवाली जो किसी को बताने से डरते थे। सुरेंद्र सिंह के ये पूछने पर कि बलराम की वह क्या मजबूरी थी, शेर सिंह ने आज रात का सारा किस्सा सुरेंद्र सिंह को बता दिया, जो आप इसी बयान के शुरू में पढ़ाएं। कुछ देर तक शेर सिंह और उनकी बात का जवाब देते रहे। यहाँ तक का सारा यहाँ तक कि सारा हाल सबकी समझ में आ गया। हम समझते हैं कि हमारे पाठक भी सारी बातें समझ गए होंगे। जो नहीं समझे वो आगे समझ जाएंगे। सारा हाल समझने के बाद सुरेंद्र सिंह बोले, अब तुम्हारा आगे क्या करने का ख्याल है? क्या नकली रूपमती के साथ जसवंत सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया जाए? अभी बिल्कुल नहीं, शेर सिंह ने जवाब दिया। अभी तक ये पता नहीं लगा है कि जसवंत सिंह ने महारानी रूपमती को कहाँ रखा है। जब तक उनका पता नहीं लग जाता हम उसे गिरफ्तार नहीं कर सकते। तो उनका पता लगाने के लिए अब तुमने क्या सोचा है? सुरेंद्र सिंह ने पूछा। इस नकली रूपमती को तो अब मैं अपने खास तहखाने में डाल दूंगा, शेर सिंह ने कहा। अब यहाँ पर नकली रूपमती बनकर लक्ष्मी रहेगी। बलराम सिंह अब भी पहले की तरह ही जसवंत सिंह का साथ देने का नाटक करते रहेंगे। इन दोनों को ही मिलकर अब असली रूपमती का पता लगाना होगा। हमें तो अब फ़ौरन ही राजगढ़ रवाना हो जाना है। हाँ, कांता का क्या हुआ? सुरेंद्र सिंह ने सवाल किया। अभी तो हमें भी कुछ नहीं पता। आखिर आज की रात इस नाटक को ख़त्म जो करना था, शेर सिंह बोला। वैसे राजगढ़ मैंने खबर पहुंचा दी है कि मैं वहां पहुंच चुका हूं। यह खबर देव सिंह के चमचे ही लेकर वहां पहुंचेंगे। हम शाम के वक्त वहां से तो रवाना हो गए थे, लेकिन जंगल में जाकर बंकम दास को मैंने राजगढ़ भेज दिया था और ख़ुद यहाँ के इस नाटक को ख़त्म करने चला आया। मैंने बंकम दास को राजगढ़ में मिलने को कह दिया। उसे मैंने जगह और वक्त बता दिया था। वक्त के मुताबिक मुझे रात के आखिरी पहर तक वहाँ पहुँच जाना है। जल्दी ही कांता को भी उनके चंगुल से निकालना ज़रूरी है। लेकिन इस नकली रूपमती से तो पूछ लो कि असल में ये कौन है, लक्ष्मी ने कहा। बंदरों में जकड़ी रूपमती ने उनकी सारी बातें सुनी थी। वह चुप ही रही थी। हाँ, वो ये ज़रूर सोच रही थी कि शेर सिंह से पार पाना मुमकिन नहीं है। सबने कई तरह के दबाव डाल डाल कर उससे पूछना चाहा कि वह कौन है, लेकिन उसने नहीं बताया। लक्ष्मी ने दवा से उसका चेहरा धोया तो रंग साफ हो गया, लेकिन रानी रूपमती के चेहरे के पीछे जो चेहरा निकला उसे कोई पहचानता नहीं था। शेर सिंह चाहते तो सारी हकीकत उससे उगलवा सकते थे, मगर थोड़ी देर लगती, जबकि वक्त उनके पास था नहीं। इस काम को उसने बात के लिए छोड़ा। सभी लोगों को कुछ बातें बताई जिन्हें यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सुरेंद्र सिंह अपने कमरे में चले गए। सत्यवती और हरनाम सिंह को एक गुप्त जगह रखा गया। लक्ष्मी रूपमती बनने लगी। बलराम सिंह को सारी बातें समझाकर फिर कमरे में भेज दिया और नकली रूपमती की गठरी बनाकर शेर सिंह निकल पड़ा। गठरी कंधे पर लटकाए शेर सिंह तेजी से एक तरफ को बढ़ा चला जाता है। काफ़ी देर बाद वह एक ऐसी जगह रुका जहाँ पत्थरों को तराश कर एक शेर बनाया गया था। पत्थरों का वह शेर एक बड़े चबूतरे पर बैठा दिया गया था। शेर सिंह ने अपने बटुए से एक छोटी सी चाबी निकाली और शेर के मल द्वार में डालकर 3 बार दाएं और 3 बार बाएं घुमाई। साफ जाहिर हो जाता है कि इस चाबी से शेर सिंह ने कोई ताला खोला है। चाबी वापस निकाल कर उसने अपने बटुए में डाली और शेर की जीभ, जो बाहर लटकती हुई दिखाई दे रही थी, पकड़कर बहुत ज़ोर से अपनी ओर खींची। जीभ थोड़ी सी बाहर आ गई। जीभ का जो हिस्सा अंदर से बाहर आया है, अब हमें उस पर छोटा सा सुराग भी नज़र आ रहा है। एक बार फिर बटुए में हाथ डालकर शेर सिंह ने दूसरी चाबी निकाली और उस छेद में डाली। उसने चाबी को 3 बार बाएं और 2 बार दाएं घुमाया। जिस चबूतरे पर शेर बैठा था उसी पर घूम गया। अब चबूतरे के अंदर नीचे जाने का रास्ता चमक रहा था। नीचे गहरा अंधेरा होने के सबब से हम वहाँ की कैफियत नहीं देख सकते। शेर सिंह ने गठरी उसी रास्ते में डाल दी और सारे ताले लगाने के बाद वहाँ से चल नहीं दिए, बल्कि ये कहना चाहिए कि दौड़ पड़े। उसका रुख राजगढ़ की तरफ था। रात का आखिरी पैर खत्म होते होते वो राजगढ़ की सीमा के जंगल में स्थित एक खंडहर में पहुंच गया। वहाँ अय्यार बंकम दास उसका इंतजार कर रहा था। राजगढ़ में होने वाली जो बातें बंकम दास ने शेर सिंह को बताई, वे भी कम तरद्दुद वाली न थी। 7वां बयान। कांता सहित एकदम सबने चौंक कर देव सिंह की तरफ देखा। देव सिंह की आंखें जैसे इस वक्त अंगारे बरसा रही थीं। उसका सारा बदन गुस्से से कांप रहा था। इस वक्त देव सिंह क्योंकि अपनी असली सूरत में था, इसलिए कांता नहीं जानती थी कि यही आदमी इत्र का वह व्यापारी था जो उसे धोखे में डालकर वहां ले आया है। दोनों जल्लाद कांता के नाजुक बदन पर एक एक खंटर मार चुके थे और दूसरा मारने की तैयारी कर ही रहे थे कि देव सिंह चीख पड़ा, ठहरो। उसके इस कदर चीखते ही जल्लादों के हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। वहाँ मौजूद हर आदमी गहरे तरद्दुद के साथ उसे देखने लगा। राजा चंद्रदत्त ने करीब आकर कहा, क्या बात है देव सिंह, क्या कहना चाहते हो?
मैं एक नाजुक भोली भाली और कोमल लड़की को इस तरह पिटते नहीं देख सकता। देव सिंह गुर्राया। तो कोई बात नहीं, चंद्रदत्त बोले। तुम बाहर जाकर शंकर दत्त के पास बैठ सकते हो, लेकिन ये जुर्म है, पाप है। देव सिंह चीख पड़ा। आप एक भोली भाली लड़की को उसकी इच्छा के खिलाफ शादी करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उसके माता पिता में से भी यहाँ कोई नहीं है। यह सरासर एक जघन्य अपराध है। लेकिन हमें यह सब मजबूरी में करना पड़ रहा है, चंद्रदत्त बोले। और मैं ऐसा कुछ भी होने नहीं दूंगा। देव सिंह दहाड़ उठा। मैंने अपनी माँ के कहने से, तुम्हारे कहने से अय्यारी की है। किसी पाप में भागी होने का ठेका नहीं लिया है। मैं ये जुर्म बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अगर कुमारी के जिस्म को किसी ने छुआ भी तो उसके हाथ काट डालूंगा। तुम्हारी रियासत का एक भी अय्यार जिस काम को ना कर सका वो हमने किया। अय्यारी करके कांता मैंने तुम्हें ला कर दी, अगर इसलिए नहीं कि तुम इस मासूम पर जुल्म ढाओगे। अगर तुम्हें तो पहले से ही मालूम था देव सिंह कि हम शंकर दत्त की शादी कांता से करना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि तुम कांता पर इतने जुल्म करोगे। हमारे जो पाठक मोहब्बत की तासीर को जानते हैं वे खूब समझते होंगे कि इस वक्त देव सिंह नहीं, देव सिंह के सीने में कुमारी कांता के लिए जो पैदा हुई मोहब्बत बोल रही है। वो आगे बोला। हमें पूरी बात पता ही कहाँ थी। हम तो यही समझते थे कि कांता और शंकर दत्त एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। सुरेंद्र सिंह कांता की शादी शंकर दत्त से करने के लिए तैयार नहीं है, तो हमने सोचा कि हम अगर अपनी अय्यारी से दो मोहब्बत भरे दिलों को मिला सकते हैं तो क्यों ना मिला दें। मगर ये मालूम हुआ कि कांता शंकर दत्त से मोहब्बत नहीं करती। तुम ज़बरदस्ती उसकी शादी कर देना चाहते हो। देव सिंह, होश में आओ। अचानक तुम्हें हो क्या गया है? चंद्रदत्त उसे झंझोड़ते हुए बोले। एक झटके से देव सिंह ने खुद को उनसे अलग किया और चीखा। मैं बिल्कुल होश में हूँ राजा साहब, मगर बताए देता हूँ कि अब यहाँ ये गुनाह मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। अगर कुमारी कांता की शादी ज़बरदस्ती शंकर दत्त से की गई तो ये पाप होगा। और इस पाप का सबसे ज़्यादा जिम्मेदार मैं हूँगा, क्योंकि कुमारी को यहाँ मैं ही लाया हूँ। मैं कांता को वापस भरत पर छोड़ कर आऊँगा। उसके बाद आप अपने किसी भी अय्यार से ये काम करवा लें, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अब कांता कभी वापस भरतपुर नहीं जा सकेगी। चंद्रदत्त का लहजा कठोर हो गया। और देव सिंह को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। देव सिंह का लहजा दृढ़ एवं गुर्राहट भरा था। मैं किसी भी कीमत पर यह शादी नहीं होने दूंगा। कांता को भरतपुर पहुंचा कर ही रहूँगा। अगर मैं शेर सिंह जैसे अय्यार को चकमा देकर इसे यहाँ ला सकता हूँ, मेरे रास्ते से हट जाओ, वरना एक एक की गर्दन अलग कर दूंगा। इसे गिरफ्तार कर लो। चंद्रदत्त ने एकदम हुक्म दे दिया। अभी देव सिंह का हाथ अपनी कमर में लगे खंजर की तरफ बढ़ा ही था कि ठटक गया। एक साथ कई तलवारों की नोकें उसके जिस्म से छू गईं। यह काम जोरावर सिंह, बाली दत्त, करतार सिंह और चमनलाल का था। कांता देख रही थी। देव सिंह का तमतमाया हुआ चेहरा, गोरे रंग का खून छलक आने के सबब से कनपटियों तक उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। आंखें दहक रही थीं, मगर चारों ओर से तनी तलवारों के साए में वह मजबूर था। उसके चेहरे से बेबसी झलक रही थी। चंद्रदत्त की आंखों में घूर कर वह गुर्राया। इतने आदमियों के जरिए देव सिंह पर कब्जा कर सकते हो? एक एक मैदान में आओ तो ताकत का पता लगे। ले चलो इसे। चंद्रदत्त ने हुक्म दिया। तलवारों के साए में देव सिंह को कमरे से बाहर निकाला गया। साथ साथ राजा चंद्रदत्त भी आए। जब वे उस कमरे में थोड़ी दूर निकल आए तो अचानक ही देव सिंह बोला, क्यों महाराज, आप भी धोखा खा गए? चौंके चंद्रदत्त बोले, क्या मतलब? इसी का नाम अय्यारी है कि अपने भी धोखा खा जाए। देव सिंह ने मुस्कुराते हुए कहा, जब आप ही नहीं समझ पाए कि वह सब कुछ मैं एक नाटक कर रहा था तो बेचारी कांता भला क्या समझेगी? न केवल चंद्रदत्त बल्कि सभी हतप्रभ से थे। सबकी नज़रें देव सिंह पर जमी हुई थी। चंद्रदत्त ने देव सिंह के करीब आकर कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं देव सिंह कि तुम क्या कह रहे हो। ये कैसा नाटक था, और इस नाटक से फ़ायदा क्या होगा? आपकी तरह कांता के दिमाग में भी ये बात बैठ गई होगी कि यहाँ पर उसका हमदर्द एकमात्र मैं ही हूँ। देव सिंह ने कहा, वह समझती होगी कि राजगढ़ में मैं वह अकेला आदमी हूँ जो उसकी मदद कर सकता है, इसलिए आप सबसे ज़्यादा मेरी बात मानेगी। हम अब भी नहीं समझे। ज़रा गौर से सोचिए महाराज। ये भी समझ रखिए कि कांता इस तरह मारपीट से बाज नहीं आएगी। उसके हाव भाव बता रहे हैं कि वो बहुत ज़िद्दी लड़की है। मैंने वहाँ दो चार बातें आपके खिलाफ़ करके उसके दिमाग में ये बात बैठा दी है कि मैंने आपके खिलाफ़ बगावत कर दी है। अब सुनिए मेरी योजना। अब आप उसी कमरे में चले जाएं, जहाँ जाकर कांता के सामने आपको कहना है, ऐसे बागियों को हम तड़पा तड़पा कर मारते हैं। इससे कांता समझ जाएगी कि मुझे गिरफ्तार कर लिया गया है। बस इसके बाद आप जल्लादों के ज़रिए इसी मारपीट के ढंग से उसे तैयार करने की कोशिश करिए। अगर हो गई तो ठीक है, लेकिन वैसे जहाँ तक उसे देखकर मैंने अंदाज़ा लगाया वो मानेगी नहीं। उसको मनाने के लिए ही मैंने एक चाल सोची है। सुनिए, थोड़ी देर बाद एक सिपाही आपसे जाकर उसके सामने ही कहेगा कि देव सिंह भाग गया है। आप बिल्कुल इस तरह का नाटक करेंगे जैसे किसी जानी दुश्मन के हाथ से निकल जाने पर करते हैं। उसी नाटक के दौरे में आप कमरे से बाहर आ जाएंगे। उसके बाद एक बड़ा ही ज़बरदस्त दूसरा नाटक होगा। वो क्या? अपने दो चार सिपाहियों को समझा देना कि मैं उनसे लड़ने का नाटक करूंगा। देव सिंह ने कहा, आपको भी ऐसा ही नाटक करना होगा कि मैं आपका दुश्मन हूँ,
मगर हमारी ये लड़ाई एक नाटक होगा। नाटक का अगला चरण ये होगा कि मैं कांता को सारी फौजों के बीच से निकाल लूँगा। उसे ये तो पता नहीं कि राजगढ़ का कौन सा हिस्सा क्या है। यहाँ से निकाल कर उसे मैं शंकर महल ले जाऊँगा। उससे कहूँगा कि ये मेरा घर है। उसे असलियत क्या मालूम होगी? वो तो यही समझेगी कि वह आपकी गिरफ्त से निकल गई है। वो मुझे अपना हमदर्द हमदर्द समझ रही होगी। बस इतना होने के बाद मैं वह सब कर लूँगा जो सबके किए नहीं हो रहा। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो उसे दुल्हन के कपड़े पहनाना है। चंद्रदत्त बोले, यही काम ऐसा है जो उनके हाथ चलाए बिना नहीं होगा। इसके बाद का सारा काम तो हम संभाल लेंगे। वही तो मैं कह रहा हूँ, देव सिंह ने कहा। ये आप मुझ पर छोड़ दीजिए। दुल्हन का लिबास उसे मैं पहना दूंगा। कैसे? शंकर महल पर जाकर मैं उससे कहूँगा कि हम राजा चंद्रदत्त से दूर ज़रूर आ गए, लेकिन अभी राजगढ़ से बाहर नहीं निकले हैं। देव सिंह ने बताया। मैं उससे कहूँगा कि अब हमें राजगढ़ की सीमा पार करके भरतपुर पहुँचना है, मगर सीमाओं पर चंद्रदत्त ने पहरे कड़े कर दिए होंगे। अब निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वो ये कि राजगढ़ की एक लड़की की शादी दूसरी किसी रियासत में हुई है। बारात आज यहाँ से विदा होनी है। बस तुम यानी कांता दुल्हन के कपड़े पहन लो। असली दुल्हन को मैं गायब कर दूंगा। तुम दुल्हन बनकर रथ में बैठ जाना, मैं सारथी बन जाऊंगा। उससे कहूँगा कि राजगढ़ की सीमा से निकलने का यही एक रास्ता है। इस बात का उसे यकीन होगा कि मैं उसका हमदर्द हूँ। मैं सच कह रहा हूँ। उसे यह यकीन दिलाने के लिए एक और लड़की जो दुल्हन बनी होगी शंकर महल ले जाया जाएगा। वो लड़की कहाँ से आएगी? आप किसी भी लौंडी को दुल्हन का लिबास पहना सकते हैं, देव सिंह ने कहा। जब मैं उसे लेकर वहाँ पहुँचूंगा तो कांता को यकीन हो जाएगा और वह इस लालच में दुल्हन का लिबास पहन लेगी कि राजगढ़ से बाहर निकलना है। आगे आप जाने। इस तरह देव सिंह चंद्रदत्त को समझाता गया और चंद्रदत्त समझते गए। शुरू शुरू में तो उन्हें देव सिंह की नीयत पर शक था, मगर जैसे जैसे देव सिंह उन्हें समझाता गया त्यों त्यों वे देव सिंह के जाल में उलझते गए। जोरावर सिंह, करतार सिंह, बाली दत्त और चमन लाल भी उलझ गए थे। उनका दिल कह रहा था कि मुमकिन है कि वह कांता के सामने जो भी कुछ कर आया वह कांता को चक्कर में डालने के लिए अय्यारी थी, और यह भी मुमकिन था कि वह फंस जाने के सबब से उन्हीं के साथ कोई अय्यारी खेल रहा हो। मगर ज्यों ज्यों देव सिंह अपनी बातों को साफ कर रहा था वे देव सिंह की बातों में उलझते चले जा रहे थे। थोड़ी देर में देव सिंह ने सबको अपने यकीन में ले लिया। उसने अपनी बातों का असर इस कदर डाला कि सब उसके कहे मुताबिक ही काम करने के लिए तैयार हो गए। देव सिंह ने फिर एक बार साफ साफ तरीके से उन्हें सारी बातें समझा दी। वे सब पुनः उसी कमरे में चले गए जिसमें कांता थी। राजा चंद्रदत्त ने सारा काम उसी तरीके से किया जैसा कि देव सिंह ने समझाया था। यानी अपने मुलाजिमों से बात करने के बहाने उसने कांता को ये बात सुना दी कि देव सिंह को कैद कर लिया गया है। इसके बाद उसके इशारे पर जल्लाद अपने तरीके से कांता को दुल्हन बनाने की कोशिश करने लगे। हर कोड़े की मार के साथ कांता चीखती मगर कपड़े पहनने के लिए तैयार नहीं होती। देव सिंह को ये लोग फिलहाल बाहर मंडप में शंकर दत्त के पास छोड़ा है। चंद्रदत्त को भी अब यकीन सा हो गया था कि कांता अगर उम्र भर इस तरह पिटती रही तब भी वह शादी के लिए तैयार नहीं होगी। अब देव सिंह की साजिश से ही उन्हें कुछ उम्मीद थी। उन्हें उस सिपाही का इंतजार था जो देव सिंह के बारे में ये कहने आने वाला था कि देव सिंह कैद से भाग गया है। आधे घंटे बाद उस कमरे में खुद शंकर दत्त दाखिल हुआ और बोला, पिताजी गजब हो गया। चंद्रदत्त ने शंकर का चेहरा देखा। उसके चेहरे से बदहवासी साफ झलक रही थी। वे समझ गए कि कोई अनहोनी घटना घटी है। छोटी मोटी बातों से शंकर दत्त इतना बदहवास होने वाला आदमी नहीं था। वे बोले, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों? देव सिंह वाकई भाग गया है पिताजी, शंकर दत्त बोला। क्या मतलब? वो उस साजिश के मुताबिक नहीं गया पिताजी, बल्कि हकीकत में ही वो भाग गया है, शंकर दत्त बोला। जाता जाता मुझे ये खत दे गया। कहते हुए शंकर दत्त ने एक कागज़ चंद्रदत्त की तरफ बढ़ा दिया। अजीब सी उलझन के साथ चंद्रदत्त ने वह कागज़ हाथ में लिया, फिर उसे पढ़ा। लिखा था, प्यारे चंद्रदत्त, भाड़ में जाओ तुम, शंकर दत्त और तुम्हारी साजिश। ध्यान रहे, मेरा ये भागना या ये खत उस साजिश के मुताबिक नहीं है जिसके चक्कर में मैंने तुम्हें फंसाया था। असल में अब तुम्हारा कोई भी काम करने का मेरा इरादा नहीं है। तुमने मुझे गिरफ्तार कर लिया था। बचने के लिए जो सूझा वो तुमसे कहा। तुम समझे कि मैं वाकई कांता के साथ अय्यारी कर रहा था, मगर हकीकत यह है कि मैंने तुम्हें बड़ी बुरी तरह अपनी अय्यारी के जाल में उलझाया और अब यहाँ से जा रहा हूँ। तुम मुझे अपनी तनख्वाह पर पलने वाला एक साधारण अय्यारी समझे। ये भूल गए कि मैं तुम्हारा अय्यार नहीं, रानी देवकी का लड़का हूँ। सुनो, और अब कान खोल कर सुनो। पहले जब तक मैंने कांता को देखा नहीं था उस वक्त तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन जब से राजकुमारी कांता को मैंने देखा है तब से दिल में उसके लिए मोहब्बत हो गई है। मगर मैं तुम जैसा जलील नहीं हूँ जो अपनी मोहब्बत के लिए कांता को मजबूर करूँ। मुझे राजकुमारी से मोहब्बत ज़रूर हो गई है, मगर कुमारी को मुझसे नहीं। जब तक कुमारी को मुझसे मोहब्बत ना हो जाएगी तब तक कुमारी से अपनी मोहब्बत के बारे में कहूँगा भी नहीं। और एक तुम कमीने हो जो अपने बेटे की नापाक मोहब्बत के लिए कुमारी पर इस कदर जुर्म ढा रहे हो। इसे मोहब्बत नहीं हवस कहते हैं चंद्रदत्त।
मोहब्बत करने वाले ज़बरदस्ती शादी नहीं बल्कि बलिदान करते हैं। याद रखो, मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसा काम किया है जिसे तुम्हारे अय्यार 7 जन्म में भी नहीं कर पाते, मगर तुमने महल के अंदर मेरी बेइज्जती की है। याद रखो, मैं देवकी का लड़का हूँ और शंकर दत्त के बराबर ही इज्जत रखता हूँ। इस वक्त तो तुम्हारी फौजों और अय्यारों से मैं बुरी तरह घिरा हुआ था, लेकिन अपने तरीके से मैं यहाँ से निकलने में कामयाब हो गया हूँ। याद रहे, अब मैं सीधा चंपानगर जा रहा हूँ। युद्ध के लिए तैयार रहो। अपनी बेइज्जती का बदला मैं जल्दी लेने आ रहा हूँ। मुझे पूरा यकीन है, चाहे तुम जितनी भी कोशिश कर लो, किंतु राजकुमारी कांता को शंकर दत्त के साथ शादी करने के लिए तैयार नहीं कर सकते। मैं जल्दी आ रहा हूँ और दिखा दूंगा कि मोहब्बत करने वाले अपने दिलबर को किस तरह ले जाते हैं। तुम्हारा दुश्मन देव सिंह। खत पढ़ते ही चंद्रदत्त का चेहरा किसी बड़े शोले की तरह दहकने लगा। उन्होंने एक बार शंकर दत्त की तरफ देखा और बोला, तुमने इस हरामजादी की तलाश में कुछ सिपाही भेजे या नहीं? चंद्रदत्त ने यह खत ज़ोर ज़ोर से पढ़ा था। इसी सबब से मौजूद सब आदमियों ने खत का मजमून जान लिया। शंकर दत्त ने बताया कि उसने कुछ आदमी भेजे हैं, मगर वे कम ही हैं। चंद्रदत्त ने फ़ौरन वहां मौजूद आदमियों को हुक्म दिया कि देव सिंह को तलाश किया जाए। महल के चारों ओर लगी हुई सेनाओं को हुक्म दे दो कि वे देव सिंह को महल से बाहर नहीं निकलने दें। जल्लादों सहित सभी उस कमरे से बाहर हो गए। चंद्रदत्त ने शंकर दत्त से कमरा बाहर से बंद करवाया। चंद्रदत्त जैसे एकदम पागल से हो गए थे। उनके सामने जो कोई भी पड़ता, उसे ही वे देव सिंह की गिरफ्तारी का हुक्म दे डालते। इसी तरह बौखलाहट की सी हालत में उन्हें कोई 15 शायद गुजर गए। एकाएक शंकर दत्त ने राय दी, क्यों ना डंका बजाते हुए पूरी रियासत की फौज ही पूरी तरह सावधान हो जाएगी। और चंद्रदत्त बिना उसकी बात का कोई जवाब दिए तेज़ कदमों के साथ महल के उस बुर्ज की तरफ बढ़ गए, जहाँ एक बड़ा सा घंटा लटका रहता था। इस घंटे के पास ही लोहे की एक हथौड़ी रखी रहती थी। उसी को वहाँ डंका बोलते थे। जब हथौड़ी डंके पर लगती तो आवाज़ इतनी तेज़ होती थी कि पूरे राजगढ़ में गूंज उठती थी। इस घंटे के बजते ही फौजें सावधान हो जाती थीं। चंद्रदत्त के उस तरफ जाते ही शंकर दत्त मुड़ा और कांता वाले कमरे में चला गया। अंदर आकर कमरा उसने अंदर से बंद किया और राजकुमारी कांता की तरफ देखा। हंटरों की मार से न केवल कांता के कपड़े ही फट गए थे, बल्कि जिस्म पर जगह जगह से खून भी छलक आया था। हंटरों ने कहीं कहीं से तो उसकी खाल ही नोच ली थी। इतनी मार के बाद कांता निढाल और अर्धमूर्छित पड़ी थी। आवाज़ सुनकर उसने दरवाजे की तरफ देखा। अपने सामने शंकर दत्त को खड़ा देखकर वो चीख पड़ी, कमीने कुत्ते, मैं तुमसे हरगिज शादी नहीं करूंगी। अगर मर्द होता तो मुझे युद्ध जीत कर भरतपुर से लाता। नहीं कुमारी, शंकर दत्त तेजी से उसकी तरफ बढ़ता हुआ बोला, मैं शंकर दत्त नहीं देव सिंह हूँ। इन अल्फाजों के साथ वह जल्दी से कांता के बंधन खोलने लगा। बोला, आपकी यह दशा मेरी ही वजह से हुई है। मैं आपका गुनहगार हूँ, लेकिन कसम खा चुका हूँ कि आपको सुरक्षित भरतपुर पहुँचा कर ही दम लूँगा। मैंने तो अय्यारी करके अपना फ़र्ज़ निभाया था। मुझे नहीं मालूम था कि ये आपके साथ ऐसा जुल्म करेंगे। मैं चंद्रदत्त से अपने इस अपमान का बदला भी अवश्य लेकर रहूँगा। जवाब में कांता ने कुछ बोलना चाहा, लेकिन ना जाने क्यों बोलना फूटा, आवाज़ ना निकली। दिल धड़क उठा। ये सब कांता ने अपनी ज़िंदगी में आज पहली बार ही महसूस किया। वह नहीं समझी कि यह क्यों हुआ है। जो कांता शंकर दत्त को देखकर इस कदर चीख पड़ी थी, जानते ही कि सामने देव सिंह है, उसकी वह ज़ुबान न जाने कहाँ चली गई। उसका नन्हा सा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। एक दर्द सा उठा, मीठा दर्द, एक कसक सी हुई, प्रिय कसक। भोली कांता न समझी कि उसके दिली जज्बातों का मतलब क्या है, लेकिन हमारे पाठक बखूबी समझ रहे हैं। कांता से ज़्यादा समझदार है ना, खेले खाए भी हैं। एक टक कांता देव सिंह को देखे जा रही थी। देव सिंह ने बंधन खोल दिए। बोला, मुझ पर यकीन कर सकोगी कुमारी? कांता का दिल ज़ोरों से धड़क उठा। देव सिंह ने यह कैसा सवाल कर दिया? जवाब तो देना ही होगा। सोच विचार में ही इतना वक्त गुजर गया कि देव सिंह ने अपना सवाल दोहरा दिया। अब तो जवाब देना ही होगा। वो देना भी चाहती है, लेकिन बेवफा ज़ुबान तो धोखा दे गई। जीभ कहीं खो गई है, वो कैसे बोले? कहीं वो गूंगी तो नहीं हो गई? कहीं देव सिंह तीसरी बार अपना सवाल न दोहरा दे। इसलिए उसने जल्दी से हाँ में गर्दन हिला दी। क्या आप पैदल मेरे साथ चल सकती हैं? देव सिंह का दूसरा सवाल। मगर कांता की ज़ुबान तो जैसे उसकी दिल की धड़कन ने बंद कर दी। जवाब देने की जगह वह उठकर खड़ी हो गई, मगर खड़ी होते होते ही वह बुरी तरह लड़खड़ा गई। नाजुक कांता के जिस्म में इतने जुल्मों के बाद जान कहाँ थी। सिर चकरा गया, आंखें बंद हो गईं। लहराकर वह ज़मीन पर गिरी जाती कि देव सिंह ने झट उसे संभाल लिया। बोला, कुमारी। कांता ने नेत्र खोले, मानो सीप ने मुंह खोला। उसने महसूस किया वो तो देव सिंह की बाहों में। उसने बाहों से निकलना चाहा। तभी देव सिंह बोला, गुस्ताखी माफ़ हो कुमारी,
आपके बदन को हाथ लगाने पर मजबूर हो गया। आपके जिस्म में इन जालिमों ने ताकत नहीं छोड़ी। मगर आप चिंता न करें, आपकी ताकत मैं हूँ, आपके पैर में हूँ। इजाज़त हो तो मैं आपको ले चलता हूँ। और सीप ने जैसे मुंह बंद कर लिया। देव सिंह ने कांता को उठाया और कंधे पर डाल लिया। अर्धमूर्छित सी कांता महसूस कर रही थी कि इतने दुश्मनों में घिरकर भी अब उसे चिंता नहीं है। कदाचित वह उन्हीं बाहों में है जिनका जिक्र लक्ष्मी किया करती थी। कांता को लिए देव सिंह आगे बढ़ा। अपनी मयान से उसने तलवार खींच ली थी। बाहर बरामदे में आया। 5 सैनिकों ने रोका। कुमार इन्हें कहाँ लिए जाते हो? इस वक्त यहाँ पर यह महफूज नहीं है, शंकर दत्त बने देव सिंह ने कहा। इन्हें शंकर महल ले जा रहे हैं। और इतना कहकर देव सिंह आगे बढ़ गया। सिपाहियों को तो हकीकत ख्वाब में भी नहीं पता थी। वो तेजी के साथ महल से बाहर निकलने लगे। रास्ते में बहुत से सिपाही टकराए। हर एक का एक ही सवाल, देव सिंह का एक ही जवाब। महल के दरवाजे पर खुद चंद्रदत्त उसके सामने पड़े। शंकर को इस हालत में देखकर चंद्रदत्त चौंके। और उनका भी वही सवाल, फिर देव सिंह का वही जवाब। ठीक है, चंद्रदत्त बोले, मगर तुम इस तरह से लेकर अकेले मत जाओ। रास्ते में देव सिंह से टकराव हो सकता है। वहाँ बहुत से सिपाही और दारोगा जोरावर सिंह खड़ा था। चंद्रदत्त ने जोरावर सिंह से कहा, जोरावर, 25 सिपाही लेकर कुमार के साथ शंकर महल जाओ। रास्ते में अगर देव सिंह मिले तो शर्म मत करना, हम देवकी को खुद जवाब दे देंगे। बेहिचक गर्दन काट लाना। और देव सिंह के साथ जोरावर सिंह के नेतृत्व में 25 सिपाही चल दिए। ये काफिला घोड़ों पर सवार था। सबसे आगे जोरावर सिंह का घोड़ा, इसके बाद देव सिंह के घोड़े को चारों तरफ से घेरे हुए 25 सिपाही। तेजी से भागते हुए घोड़े एक मैदान में आ गए। यह वह मैदान था जहाँ से एक रास्ता शंकर महल को जाता था, दूसरा चंपानगर की सीमा से बाहर। देव सिंह के कंधे पर कांता, बाएं हाथ में घोड़े की रास और दाएं हाथ में अभी तक एक नंगी तलवार थी। उसने एक शायद भी बेकार नहीं किया। उसका तलवार वाला हाथ बड़ी तेजी से चला। दाएं तरफ के सिपाही की गर्दन दूर जा गिरी। जब तक उसकी चीख जोरावर सिंह और दूसरे सैनिकों को अपनी तरफ खींच सके, तब तक देव सिंह ने न केवल एक और सैनिक को बैकुंठ पहुंचा दिया था, बल्कि उसका घोड़ा तेजी से चंपानगर की सीमा की तरफ भागा जा रहा था। ये कैफियत देख एक बार को तो जोरावर सिंह की समझ में कुछ ना आया। समझ में आया तो चीखा, पकड़ो इस बदकार को, भागने न पाए। और देव सिंह के पीछे घोड़े दौड़ पड़े। जोरावर सिंह के पास दूसरे सिपाहियों से ज़्यादा अच्छी नस्ल का मजबूत घोड़ा था। इसी सबब से वह सारे सिपाहियों से आगे और देव सिंह के पीछे हो गया। देव सिंह के पास भी वैसा ही घोड़ा था, इसलिए उसे पकड़ना इतना आसान नहीं था। बहुत से सिपाहियों ने अपने भाले फेंक कर देव सिंह को मारे थे। उनमें से ज़्यादातर भाले बेकार गए। 2 भाले देव सिंह की दाहिनी भुजा का गोश्त नोचकर जमीन पर गिरे थे। एक भाला अभी तक देव सिंह की पीठ पर धंसा हुआ था। यह बात नहीं थी कि देव सिंह लोहे का बना था, जो उस भाले का एहसास नहीं हो रहा था। उसके सारे जिस्म में रह रहकर दर्द की तेज़ लहर दौड़ रही थी। मगर अपनी इच्छा शक्ति के बल पर वह भागा जा रहा था। वह अच्छी तरह जानता था कि इस वक्त एक शायद के लिए भी रुकना उसके लिए ठीक नहीं होगा। अपनी कमर से भाला निकालने का उसके पास वक्त नहीं था। रह रहकर उसके मुंह से दर्द भरी सिसकारी निकल जाती और उसके कंधे पर पड़ी कांता उसके मुंह से निकलने वाली सिसकारियाँ सुन रही थी। कांता का चेहरा देव सिंह की पीठ की तरफ ही तो था। खुद ब खुद ही कांता का हाथ चला। नाजुक और गोरी उंगलियों ने पहली बार भाला पकड़ा। उसने भाला देव सिंह के जिस्म से बाहर खींचना चाहा, मगर ना खींचा। भाले का पूरा फल देव सिंह की कमर में धंसा हुआ था। ना जाने नाजुक कांता में इतनी ताकत कहाँ से आ गई कि एक झटका देकर भाला खींच लिया। खून से सना भाला बाहर आते ही उसका हाथ भाले का बोझ न सह सका। भाला उसके हाथ से छूटा। घोड़े की पीठ से उसकी नोक टकराई। घोड़ा बिदक कर तेज भागा और भाला जमीन पर गिर गया। भाला बाहर आते ही देव सिंह के होठों से एक करहा निकली। घाव में रुका ढेर सारा खून बाहर निकल पड़ा। अनजाने ही में कांता की हथेली देव सिंह के घाव पर जा टिकी। बेचारी कांता देव सिंह का तो खून रोकना चाहती थी, जो केवल उसके लिए बह रहा था। मगर खून भला ऐसे कहीं रुकता है? कांता की हथेली खून से लथपथ हो गई। खून बहता रहा। उधर कांता की आंखों में न जाने क्यों आंसू आ गए। देव सिंह घोड़ा तेजी के साथ भगाए ले जा रहा था। जल्दी ही वे राजगढ़ की सीमा से बाहर आ गए। इस वक्त वे सब एक बड़े से मैदान में थे। देव सिंह के सामने दूर दूर तक मैदान ही पड़ा था। उसने पीछे मुड़कर देखा। उसके कई 100 कदम पीछे जोरावर सिंह का घोड़ा दौड़ा चला आ रहा था। बाकी सिपाही अब तक बहुत पीछे रह गए थे। देव सिंह के हाथ में खून से रंगी तलवार थी। न जाने उसे क्या सूझा, उसने घोड़ा रोक लिया। फुर्ती के साथ कांता को लिए घोड़े से नीचे कूदा। बोला, आप यहीं रहना राजकुमारी। और कांता को वहीं छोड़ देव सिंह फिर उछलकर घोड़े पर चढ़ गया। उस वक्त तक जोरावर सिंह 50 कदम आगे आ चुका था। देव सिंह ने घोड़ा मोड़ा और वापस जोरावर सिंह की तरफ दौड़ चला। देव सिंह की यह कैफियत देख जोरावर सिंह सावधान हुआ।
तलवार की मूठ पर उसकी पकड़ मजबूत पड़ गई। एक दूसरे के सामने 5 कदम के फासले पर घोड़े रुके। मर्द का बच्चा है तो मुझे शिकस्त देने के बाद राजकुमारी को हाथ लगाना। देव सिंह उसकी आंखों में झांकता हुआ बोला। सुना है तुम चंद्रदत्त की सेनाओं के ऐसे दरोगा हो जिस पर चंद्रदत्त को फ़क्र है। आज हम भी तो देखें कि उन बाहों में कितनी ताकत है जिन पर एक राजा फ़क्र कर सकता है। आह, और दिखा अपनी ताकत। माना कि तू अय्यारी के फन में माहिर है देव सिंह। जोरावर सिंह की ओंकारी से जैसे सारा मैदान गूंज उठा। लेकिन हाथ में तलवार लेकर किसी योद्धा का मुकाबला करना अय्यारी जैसा आसान काम नहीं है। यहाँ जब रण क्षेत्र में तलवारों की आवाज़ गूंजती है तो तुम जैसे अय्यारों के दिल कांप उठते हैं। देखो, इस चमचमाती तलवार को रण क्षेत्र में चमक कर न जाने कितनी गर्दनें इसने मिट्टी में मिला दी। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारे खून से भी तलवार लाल हो जाए। अभी तुम्हें नहीं मालूम जोरावर कि देव सिंह केवल अय्यारी नहीं है। तलवार की जिस आवाज़ को तुम मौत का पैगाम कहते हो, वो झनकार मुझे माँ की पुकार सी लगती है। योद्धाओं की बाहें तलवार की झंकार से ही फड़क उठती हैं। घोड़ों के मुंह मिल गए, जैसे वे भी एक दूसरे की ताकत को आजमा रहे हैं। एक दूसरे से सिर अड़ाए वे जैसे एक धुरी पर मैदान में घूम गए। इसके बाद दोनों बड़ी जोर से हिननाए। दोनों के अगले पैर ऊपर उठे, 4 पैर हवा में जुड़े। दोनों ने एक दूसरे को विपरीत दिशा में तेज धक्का दिया। दोनों घोड़े फिर पीछे हट गए। देव सिंह ने एड़ लगाकर घोड़ा दौड़ाया और रण क्षेत्र के भयानक झंझनाहट के साथ 2 तलवारें आपस में टकरा गई। वाकई ये झनकार किसी भी इंसान के रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफ़ी थी। मैदान में दूर दूर तक ये आवाज़ गूंज गई। दूर ज़मीन पर बैठी कांता इस भयानक युद्ध को देख रही थी। अभी तक उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे देव सिंह से सहानुभूति क्यों है। क्या इसलिए कि वह उसके बचाव के लिए लड़ रहा है, अथवा इसलिए कि उसके दिल में कहीं देव सिंह के लिए मोहब्बत जाग उठी है। अब मैदान के दूसरे छोर पर उसे उड़ती हुई धूल भी चमकने लगी। साफ जाहिर था कि वे सिपाही आ रहे हैं, मगर देव सिंह को इस वक्त उनका ख्याल कहाँ। उसकी नज़र तो जोरावर सिंह की आंखों में। उसके गुरु ने सिखाया था, तलवार के खेल में नज़र दुश्मन की तलवार पर नहीं आंखों में रहे। आंखों में लिखा रहता है कि दुश्मन का तलवार वाला हाथ कहाँ जाएगा। वह देव सिंह के हर वार का मुकाबला बड़ी बखूबी और होशियारी के साथ कर रहा था, मगर साफ तौर पर कहा जाए तो यह मुकाबला 20 और 21 का था। देव सिंह अगर 21 था तो जोरावर सिंह 20 था। जब टक्कर मुकाबले की होती है तो फैसला जल्दी नहीं होता। यह दूसरी बात है कि कभी किसी का पलड़ा भारी होता है तो कभी किसी का। इस लड़ाई के बीच अगर देव सिंह ने जोरावर सिंह के जिस्म पर 5 घाव किए तो जोरावर की तलवार के 3 घाव उसे खाने भी पड़े। दोनों ही खून से लथपथ हो चुके थे। उधर पीछे से दौड़ते हुए सिपाही करीब आते जा रहे थे। लड़ते हुए देव सिंह की नज़र चूक कर उधर गई। इधर जोरावर सिंह की तलवार का 2 इंच हिस्सा देव सिंह के दाहिने कंधे में धंस गया। देव सिंह ने फौरन अपना घोड़ा पीछे हटाया। जोरावर सिंह की तलवार जिस्म से जुदा हुई। देव सिंह ने बायां पैर घोड़े के पेट में मारा। बहुत जोर से हिनहिनाकर घोड़ा दोनों पैरों पर खड़ा हो गया। देव सिंह ने बड़ी तेजी से जोरावर सिंह पर वार किया। जोरावर ने उसे तलवार पर रोका, मगर वह देव सिंह का दूसरा वार, वह भी जोरावर की तलवार पर। अचानक न जाने कैसे देव सिंह की ताकत बढ़ती नजर आई। अभी तक वह जोरावर सिंह के वार रोकने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन इस वक्त वह वार कर रहा था। देव सिंह के हाथ बहुत तेज़ी से चल रहे थे, इतनी तेज़ी से कि जोरावर सिंह को उसका हर वार तलवार पर रोकना मुश्किल हो रहा था। यहाँ तक कि इस थोड़े से वक्त में ही देव सिंह उसके जिस्म पर 10 नए घाव बना चुका था। एक बार जो देव सिंह ने अपनी पूरी ताकत से किया था, जोरावर सिंह ने तलवार पर रोका। जोरावर सिंह की तलवार का अगला हिस्सा टूटकर दूर जा गिरा। बड़ी तेजी से देव सिंह की तलवार उसके पेट में धंसी। उसके कंठ से चीख निकली। घोड़े की रास से पकड़ ढीली पड़ी। उसी वक्त घोड़ा हिननाकर खड़ा हो गया। उसकी पीठ से फिसल कर जोरावर सिंह मैदान में गिर गया। जोरावर इतना पस्त हो चुका था कि अब उसके जिस्म में मैदान में से उठने की ताकत न थी। देव सिंह के घोड़े ने हिनहिनाकर दोनों पैर ऊपर उठाए और एक शायद ही जा रहा था कि घोड़ा अपने दोनों पैर जोरावर की छाती पर दे मारता कि तभी वहां पहुंचने वाले किसी सिपाही ने तलवार घोड़े के माथे पर मारी। एक चिंगाड़ के साथ घोड़ा पीछे हट गया। उसने घोड़े पर वार करके जोरावर को तो बचा लिया, मगर खुद को नहीं बचा सका। जिस वक्त उसकी तलवार घोड़े के माथे में लगी, उसके आधे क्षण बाद ही देव सिंह की तलवार की नोक उसके पेट से घुसकर पीठ में चमकी। एक ही सायद देव सिंह को चारों तरफ से सिपाहियों ने घेर लिया। इसके बाद 20 सिपाहियों से देव सिंह का जो युद्ध छिड़ा वो भयानकता की सीमा को छू गया। योद्धा चाहे जितना भी बहादुर हो, 20 लड़ाकों से सामना करना आसान नहीं होता। कांता ने यह युद्ध अपनी आंखों से देखा। धरती लाल होने लगी। कई बार उसने अपनी आंखों से देव सिंह के जिस्म में घुसती तलवारें देखी,
वो चीख पड़ी। अब इस युद्ध का हाल लंबा लिख कर क्या कहें, बस यही लिखे देते हैं कि 1 घंटे बाद देव सिंह के चारों तरफ लाशें और घायल ही पड़े थे। उसका घोड़ा थक कर चूर हो रहा था। सर्दी के इन दिनों में भी घोड़े का बदन पसीने से लथपथ था। देव सिंह खुद निढाल सा हो गया था। घोड़े की पीठ पर बैठा उसका जिस्म मानो शक्तिहीन हो चुका था। तलवार अभी भी उंगलियों में फंसी हुई थी। देव सिंह की तलवार के साथ साथ उसका सारा जिस्म खून से तरबतर था। आसपास की ज़मीन ने अपने रंग बदल कर लाल कर लिया था। घोड़े भाग चुके थे, लाशें पड़ी थीं। उधर आकाश के गर्भ में सूर्य समाता जा रहा था। आकाश भी लाल हो गया था, मानो इन योद्धाओं के खून के छींटों ने उसे भी रंग दिया। सूरज शर्म से मुंह छुपाकर जा रहा हो। देव सिंह इस कदर थक चुका था कि वह बेहोश होकर लाशों के बीच गिर पड़ा। देव! बहुत ज़ोर से चीख पड़ी कांता। न जाने उसमें कहाँ से ताकत आ गई कि बहुत तेज़ी से दौड़कर देव सिंह के पास पहुँच गई। घोड़ा अजीब से देव सिंह के घाव चाट रहा था। कांता पागलों की तरह देव सिंह के जिस्म को झंझोड़ती हुई चीख रही थी। देव सिंह! देव सिंह! उस विशाल मैदान में जैसे कांता की आवाज़ दूर दूर तक भटकती चली गई, मगर अब उसकी चीखों के अलावा वहाँ था क्या? मौत के बाद छाया घनघोर सन्नाटा। कैसा अजीब समा था, अजीब सा रहस्यमय। दूर दूर तक सन्नाटा, चारों तरफ लाशों के टुकड़े, खून से रंगी हुई धरती, मैदान पर बिखरी हुई सूरज की पीली पीली किरणें, डर से कांपते सूरज का चेहरा, सिसकता हुआ सिंदूरी आसमान। अभी एक ही पल पहले जिस मैदान में मार काट और चीख पुकार का बाजार गर्म था, अब वहाँ अजीब सा रहस्यमय सन्नाटा छा गया। कांता की चीखों का जवाब नहीं मौजूद देव सिंह के इकलौते घोड़े ने भी हिनना कर नहीं दिया। देव सिंह को झंझोड़ते हुए खुद कांता का जिस्म खून से सन गया। इस भयानक सन्नाटे से कांता डर गई। इस डर से बचने के लिए उसने कसकर देव सिंह को पकड़ लिया।